आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 121। पागल सम्राट जू जेनवो को जल्द ही कई शाही डॉक्टरों से खबर मिली कि वे भी झू लिबो और झू योंगवू की अजीब बीमारी के आगे लाचार हैं। यहाँ तक कि दूसरे नंबर के शाही डॉक्टर ने भी कहा कि झू लिबो और झू योंगवू की इंसानी जड़ें पूरी तरह से कमज़ोर हो गई हैं, क्राउन प्रिंस से भी ज़्यादा कमज़ोर, और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये खबर सुनकर झू लिबो पूरे दिन फूट फूट कर रोई। झू योंगवू ने लगभग आत्महत्या कर ली थी। पागल सम्राट झू जेनवो भी चुप हो गए। वे साफ तौर पर उसके दो बेटे थे। वे अचानक बेटियां कैसे बन गईं? नहीं, ये बेटियों से भी बुरा होना चाहिए क्योंकि वे हिजड़े थे। एक बेटी कम से कम बच्चों को जन्म तो दे सकती थी, लेकिन झू लिबो और झू योंगवू क्या कर सकते थे? क्या उन्हें अपना हिजड़ा बनाने के लिए भर्ती करना था? जब उन्होंने ये सोचा तो पागल सम्राट झू जेनवू का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब जब झू लिबो इस हद तक अपाहिज हो गया था तो उसके लिए नौजवान राष्ट्र का क्राउन प्रिंस बनना स्वाभाविक रूप से नामुमकिन था। झू लिबो मौत से बच गया था, लेकिन जाहिर है कि उसे ऐसा नहीं लगता था। दूसरी ओर झू योंगवू को लगता था कि वह बदकिस्मत है क्योंकि वह टैलेंटेड नहीं था और राजकुमारों और राजकुमारियों में बिल्कुल भी खास नहीं था। वह हमेशा महीने के आखिर में होने वाले कंपटीशन में सबसे आखिर में आता था और यह कोई दिखावा नहीं था। ऐसे हालात में झू योंगवू के जियू झाओ का क्राउन प्रिंस बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे यह अजीब बीमारी क्यों हुई? आसमान अंधा था। क्यों? झू योंगवू को नहीं पता था कि उसे यह अजीब बीमारी होने का मुख्य कारण ये था कि उसने कुछ दिन पहले झू वयांग की खूबसूरत लियूरू को छीनने की कोशिश की थी। इसीलिए झू वयांग ने उसका ख्याल रखा था। आखिर में उसे लड़की तो नहीं मिली, लेकिन वह एक होने वाली लड़की बन गया। उसके बाद पागल सम्राट झू जेनवू ने कुछ जांच की, लेकिन उसे कुछ भी शक वाला नहीं मिला। वह बस ये नतीजा निकाल सका कि झू लिबो और झू योंगवू को सच में कोई अजीब बीमारी हो गई थी। जहां तक झू जून और झू वेंसी की बात है, किसी ने भी उनमें कुछ भी अजीब नहीं देखा। फूनिंग पैलेस और जियान फैंग पैलेस के लोगों ने चुपके से सोचा कि झू जून और झू वेंसी ने खुद को और भी बेहतर तरीके से छिपा लिया है। वे असल में वेजिटेटिव मैन और झू वेंसी को बिना किसी शक के इतना असली जैसा दिखाने में कामयाब रहे। हालांकि फू एनलिन की मौत ने फिर भी हॉल ऑफ रिवरेंट विंड में बहुत हंगामा मचा दिया। खुशकिस्मती से झू वेंसी के नाना नानी बहुत ताकतवर थे और उसकी मां कोई आम इंसान नहीं थी। बहुत जल्द हॉल ऑफ रिवरेंट विंड में हालात ठीक हो गए और इस छोटे से सुअ के बच्चे झू वेंसी की सुरक्षा के लिए हॉल ऑफ रिवरेंट विंड की रखवाली के लिए नए बेमिसाल एक्सपर्ट भेजे गए। कई दिनों बाद ब्लेसिंग हॉल और रिवीलिंग विंड हॉल के लोगों को झू जून और झू वेंसी की अजीब हरकतों का पता चला। वे बहुत हैरान थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की। वे बस दर्द में ये कड़वा फल खा सकते थे। आखिरकार महल में सबकी नज़रों में झू जून पहले से ही वेजिटेटिव स्टेट में था और झू वेंसी पहले से ही एक छोटा सुअ का बच्चा था। कई राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों को, जिनकी झू वुवान और शरीर के असली मालिक से सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी, वैसी ही सज़ा दी गई जैसी मिलनी चाहिए थी। बाकी लोगों की दुश्मनी कम थी, लेकिन झू वुवान ने उन्हें नहीं छोड़ा। बदला लेना एक बात थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इन कामयाबियों को हाथ से न जाने दिया जाए जो आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रही थीं। जब पूरा महल अस्त व्यस्त था क्योंकि झू लिबो और झू योंगवू कढ़ाई की सुई बन गए थे, झू वुवान एक टॉप नॉच एरे मास्टर की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर वह हेवन एंड अर्थ एरे को परफेक्शन रेलम तक बढ़ाना चाहता था और टॉप नॉच एरे मास्टर बनने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, तो उसे जिन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की ज़रूरत थी वे पहले ही 1 बिलियन पॉइंट्स तक पहुंच चुके थे। इस समय झू वयांग के पास कुल फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की संख्या सिर्फ 1 बिलियन से थोड़ी ज़्यादा थी। दूसरे शब्दों में, अगर झू वयांग टॉप नॉच एरे मास्टर्स के रैंक तक आगे बढ़ना चाहती थी तो उसे अपने सभी फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स इन्वेस्ट करने होंगे। झू वानहाओ को इससे थोड़ा दुख हुआ। आखिर इन फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को जमा करने के लिए झू वानहाओ ने दर्जनों दिन बिताए थे। हालांकि जब उसने अपने निचले डेंटियन में वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स और उन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स के बारे में सोचा जो लगातार उस पर थोपे जा रहे थे, तो झू वुवान ने अपनी एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन बढ़ाने और मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का तरीका पाने के लिए जल्द से जल्द इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसने का फैसला किया। इससे झू वुवान इनेट रेल्म की लिमिट तक कल्टीवेशन करने के बाद और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे वे बर्बाद हो जाएंगे। 1 बिलियन फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स उसके शरीर में आ गए। झू वुवान ने दिल टूटने पर अपनी आंखें बंद कर लीं और एरे बनाने के अनुभव और एरे बनाने के स्किल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया जो अंदर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे झू वुवान ने खुद कई सालों तक एरे बनाने के रास्ते में खुद को डुबो रखा था और कई एरे बनाने के तरीके बनाए थे। उसने अनुभव, स्किल्स और प्रैक्टिस को एक में पूरी तरह से मिला दिया था और इस तरह बेमिसाल एरे बनाने के मैनुअल, हेवन एंड अर्थ एरे को पूरी तरह से समझ लिया था।
नौजहाओ नेशन में सबसे मजबूत एरे बनाने के मैनुअल के तौर पर जू वुयान की हेवन एंड अर्थ एरे बनाने की पूरी मास्टरी का मतलब ये भी था कि जू वुयान की एरे बनाने की कल्टीवेशन ने रुकावट को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था और टॉप क्लास एरे बनाने वाले मास्टर्स की रैंक में कदम रखा था। पूरे जियू झाओ देश में भी शायद ही कोई ऐसा एरे मास्टर था जो इस समय जू वानहाओ को पकड़ सके। जू वुयान की एरे बनाने की साधना इतनी मजबूत थी कि उसे लगभग नौजहाओ राष्ट्र में नंबर 1 व्यक्ति कहा जा सकता था। कुछ घंटों बाद जू वुयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने एरे बनाने के अनुभव और एरे बनाने के हुनर को अपने दिमाग में आते हुए महसूस किया, जू वुयान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसके शरीर पर एक अलौकिक आभा दिखाई दी। आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद जू वुयान आखिरकार अपनी एरे बनाने की साधना को शून्य से एरे बनाने के मास्टर लेवल के शीर्ष तक ले जाने में कामयाब रही। जू वुयान की मौजूदा एरे बनाने की साधना के साथ उसके लिए इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसना मुश्किल नहीं था। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बेमिसाल एरे फॉर्मेशन मैनुअल को परफेक्शन दायरे में पहुंचाया। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार टॉप नॉच एरे मास्टर बनने के लिए आपने 200 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। उसने अभी 1 बिलियन फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स इस्तेमाल किए थे और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने उसे और 150 मिलियन फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिलाए थे। इसने जू वुयान की ताकत भी थोड़ी बढ़ा दी थी। जू वुयान पालथी मारकर बैठ गया और फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस लहर को सोख लिया। उसके निचले डेंटियन में मौजूद वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स भी लगभग 60 मील के दायरे तक फैल गए। हल्की मुस्कान के साथ जू वुयान ने अपनी मौजूदा एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन को मजबूत करने के लिए बेडरूम में कुछ टॉप नॉच एरे फॉर्मेशन बनाए। ये देखकर कि देर हो रही थी और रात के अंधेरे ने पूरे नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस को घेर लिया था, जू वुयान ने नाइट ट्रैवलिंग सूट पहना और अपने अगले टारगेट की ओर दौड़ पड़ी। महल में अभी भी दर्जनों दुश्मन थे जो आकर बदला लेने वाले थे। वह अंधेरी रात का फायदा उठाकर घूम सकता था और इन दुश्मनों से निपट सकता था। साथ ही वह कुछ ब्रेक थ्रू पॉइंट भी कमा सकता था। रेन कॉन्क्यूबिन यांग टिंगटिंग, वह पागल सम्राट जू जेनवू की पसंदीदा कॉन्क्यूबिन में से एक थी। हालांकि वह अभी भी झांग मिंगली से थोड़ी कमजोर थी, फिर भी वह टॉप 5 कॉन्क्यूबिन में शुमार थी। वह आज रात जू वयांग के बदले का पहला टारगेट थी। असली मालिक की याद के मुताबिक इस औरत ने एक बार असली मालिक की मां को थप्पड़ मारा था। असली मालिक को यह बात हमेशा अपने दिल में याद थी और वह एक दिन बदला लेना चाहता था। बदकिस्मती से जब तक असली मालिक ने काम खत्म नहीं कर दिया, उसने अपनी मां का बदला नहीं लिया। चूंकि जू वानहाओ को असली मालिक का शरीर विरासत में मिला था, इसलिए उसे जाहिर है कि असली मालिक की कुछ इच्छाओं को पूरा करने में उसकी मदद करनी थी। जू वानहाओ असली मालिक के लिए बस यही कर सकता था ताकि असली मालिक पाताल लोक में शांति से आराम कर सके। जू वयांग जल्दी से फ्रेग्रेंट ब्यूटी पैलेस में घुस गया जहां रेन कॉन्क्यूबाइन रहती थी, उससे बदला लेने की तैयारी में। होस्ट को बधाई कि तुम जिंदगी में पहली बार रेन कॉन्क्यूबाइन यांग टिंगटिंग के बिस्तर पर चढ़े। तुम्हें 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि तुम जिंदगी में पहली बार रेन कॉन्क्यूबाइन यांग टिंगटिंग के चेहरे पर नक्काशी और ड्राइंग बना रहे हो। तुम्हें 30 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि तुम जिंदगी में पहली बार रेन कॉन्क्यूबाइन यांग टिंगटिंग की सुंदरता खराब कर रहे हो। तुम्हें 80 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। रेन कॉन्क्यूबाइन यांग टिंगटिंग ने असली मालिक की मां को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि असली मालिक की मां बहुत सुंदर है और उसका चेहरा लोमड़ी जैसा है, इसलिए उसने असली मालिक की मां को सबक सिखाया। क्योंकि रेन कॉन्क्यूबाइन यांग टिंगटिंग को लगा कि वह थोड़ी बदसूरत है और असली मालिक की मां से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए जू वयांग उसे और भी बदसूरत बना देगा। रेन कॉन्क्यूबाइन यांग टिंगटिंग को एक ही मुक्के से बेहोश करने के बाद जू वयांग ने हॉल ऑफ ब्लेसिंग से चुराई हुई एक कीमती तलवार ली और रेन कॉन्क्यूबाइन यांग टिंगटिंग के चेहरे पर बेवजह खींच दी। पहले उसकी 18 मूंछें थीं और फिर उसके माथे पर राजा शब्द लिखा था। वह निश्चित रूप से सभी जानवरों का राजा था। ये सब करने के बाद जू वुयान इस जगह से जाने से पहले फ्रेग्रेंट ब्यूटी हॉल से कुछ कीमती खजाने ले गया। आराम से। इस दौरान उसने करीब 200 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट भी कमाए। शाही महल में इन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों के सभी अच्छे और खास रुतबे थे। जब तक वे उनके साथ कुछ करते, वे बहुत असर डाल पाते। इसने जू वुयान पर भी गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा जू वुयान का रुतबा बहुत खास था, इसलिए वह इन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों से आसानी से बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट कमा सकता था। ठीक इसी वजह से जू वयांग इन हिलते हुए खजाने के वॉल्ट को जाने नहीं देना चाहता था और उनसे बदला लेने पर अड़ा हुआ था। इसके बाद उसने हरम में कुछ रखेलों से बदला लिया। जू वुयान ने जो ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाए वे 1 बिलियन से ज्यादा थे, जिससे उसके निचले डेंटियन में मौजूद वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स लगभग 80 मील तक फैल गए। ये सीन देखकर जू वयांग ने बदला लेने की हिम्मत नहीं की। आखिर उसने मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने का तरीका नहीं सीखा था।
एक बार जब वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल 100 मील के दायरे में पहुंच गए तो ब्रेक थ्रू पॉइंट पाना बेकार हो जाएगा। महल में ये दुश्मन सच में बहुत मोटे थे। उनमें से हर एक उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिला सकता था, जिससे जू वुवान को थोड़ा भरा हुआ महसूस हुआ। उसने और राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों से बदला लेने की हिम्मत नहीं की। क्राउन प्रिंस के महल में वापस आकर जू वुयान ने लियू रुशी और झाओ यंगयिंग को अपने साथ सोने के लिए बुलाया। उन्होंने रात चुपचाप बिताए। अगली सुबह जू वुवान ने अस्त व्यस्त हरम के घरों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की तीसरी मंजिल पर गई और पुरानी किताबें पलटने लगी। बेशक ये झूठ था कि जू वानहाओ पुरानी किताबें पढ़ रहा था। ये सच था कि वह पुरानी किताबों का इस्तेमाल रॉयल लाइब्रेरी में बने व्यू की जांच करने के लिए कर रहा था। जू रॉयल परिवार की सबसे ज़रूरी जगहों में से एक होने के नाते रॉयल लाइब्रेरी में घुसना मुश्किल नहीं था, लेकिन कम से कम मच्छरों का अंदर आना मुश्किल था। अकेले इस जगह की रखवाली 20 से ज़्यादा कोनेट एक्सपर्ट कर रहे थे, जिनमें कोनेट दायरे के आखिरी दौर के टॉप एक्सपर्ट और परफेक्ट कोनेट दायरे के बेमिसाल एक्सपर्ट शामिल थे। इन मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के अलावा इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के आसपास 3 टॉप नॉच एरे फॉर्मेशन, 9 हाई लेवल एरे फॉर्मेशन और 18 से ज़्यादा मिडिल लेवल और लो लेवल एरे फॉर्मेशन भी थे। इसके अलावा ये फॉर्मेशन आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे को मजबूत करते हुए माउंटेन और सी फॉर्मेशन ग्रुप बनाते थे, जिसे दुनिया में टॉप 3 के तौर पर जाना जाता था। इसका मतलब ये था कि यह पहाड़ों और समुद्रों जैसा था, जिस पर चढ़ना और पार करना मुश्किल था। कोई बस कुचलकर मर जाएगा और अंदर डूब जाएगा। भले ही जू वुआन पहले से ही 9 झाओ नेशन में नंबर 1 एरे मास्टर था, फिर भी उसने माउंटेन सी एरे फॉर्मेशन में जल्दबाजी में घुसने की हिम्मत नहीं की। कोई सोच सकता है कि यह एरे फॉर्मेशन कितना ताकतवर होगा। जू वुआन ने आराम से उन किताबों को पलटा जो उसने बहुत पहले याद की थीं। उसका सारा ध्यान आसपास के माउंटेन सी एरे फॉर्मेशन पर था। अपनी दिमागी ताकत की मदद से विशाल समुद्री सार क्रिस्टल की ताकत चुपचाप जू वुआन के पैरों के नीचे माउंटेन सी एरे फॉर्मेशन तक फैल गई। लाइब्रेरी के सभी गार्ड्स की जानकारी के बिना उन्होंने पूरे माउंटेन सी एरे फॉर्मेशन को ध्यान से देखा, इसे तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। तीसरे लेवल से दूसरे लेवल तक, फिर दूसरे लेवल से पहले लेवल तक। चौथे लेवल के अलावा जू वुआन ने पूरा इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन छान मारा। फिर वह पहले लेवल से दूसरे लेवल पर गई और दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक। उसने ऐसा कई बार किया और ध्यान से चेक किया। अनजाने में एक दिन बीत गया था। जू वुआन को अभी भी माउंटेन सी एरे फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिला था। हालांकि उसे बिना पकड़े गए माउंटेन सी एरे फॉर्मेशन में घुसने का एक तरीका मिल गया था। जू वान मुस्कुराते हुए चली गई। वह वापस जाकर इसे टेस्ट करने के लिए तैयार थी। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद वह चुपके से इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में चली जाती। एक दिन बाद जू वुआन, जो पूरी तरह से ठीक हो गया था और पूरी तरह से तैयार था, औजारों और सामान का एक बैग लाया। अंधेरी और तेज हवा वाली रात का फायदा उठाते हुए वह चुपचाप इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के पास छिप गया। हालांकि आधी रात हो चुकी थी, लेकिन रॉयल लाइब्रेरी के आसपास अभी भी रोशनी थी। वहां अभी भी राजकुमार और राजकुमारियां, बड़े लोगों के बेटे और दूसरे लोग पुरानी किताबें पढ़ रहे थे। जू वुआन वेन लेक के नीचे कीचड़ से चुपके से इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के पास पहुंचा। उसने ध्यान से कई सामान और औजार निकाले और उन्हें इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के एक खास तरह के कोर में भर दिया। कुछ मिनट बाद स्टील की दीवार पर एक छेद दिखाई दिया जो उस बनावट से होकर जा सकता था। हालांकि यह सिर्फ एक कटोरे के साइज का था, लेकिन जू वुआन, जिसने बोन श्रिंकिंग टेक्निक सीखी थी, के लिए उसमें कूदने के लिए ये काफ़ी था। इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में चुपके से घुसने के लिए जू वुआन ने खास तौर पर फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट बोन श्रिंकिंग टेक्निक को पूरी तरह से सीखा था। उसने 10 मिलियन से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट खर्च किए थे और जब उसने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वह इसे एक कटोरे के साइज तक सिकोड़ सकता था। लाइब्रेरी पवेलियन में एरे फॉर्मेशन का पता चलने और गार्ड्स की निगरानी से सफलतापूर्वक बचने के बाद जू वुआन इंपीरियल फैमिली के लाइब्रेरी पवेलियन के पहले लेवल में घुस गई। वह जान पहचान के साथ एक ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंची और उसे सेट करने के लिए टूल्स और सामान निकाला। इससे पहले जू वुआन लाइब्रेरी पवेलियन के पहले 3 लेवल को अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने चौथे लेवल में घुसने का रास्ता बहुत पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए वह इस समय अपने कामों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जू वानहाओ घबराया नहीं। अगर उसे सच में पकड़ भी लिया जाता तो वह अपनी ताकत से आसानी से बच सकता था। बस अगली बार इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसना और भी मुश्किल होता। एक बार जब वह माउंटेन और सी एरे फॉर्मेशन में गिर गया तो जू वुआन की मौजूदा ताकत के साथ भी मौत का खतरा बना हुआ था। इसलिए जब तक उसके पास कोई और रास्ता न हो, जू वुआन आसानी से खुद को एक्सपोज नहीं करेगी। इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के पहले 3 लेवल की अपनी समझ के दम पर जू वुआन को कोई नहीं रोक सकता था।
सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा समय में वह एक अजीब तरीके से इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल में घुस गया था। इसके बाद जब तक वह चौथे लेवल तक जाने वाली बेड़ियों को तोड़ पाता, जू वुवान इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में कामयाबी से घुस पाता और मार्शल आर्ट के जरिए दाव में घुसने का तरीका ढूंढ लेता। इतने लंबे इंतजार और तैयारी के बाद आखिरकार फसल काटने का समय आ ही गया था। ये सोचकर जू वियांग भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया। अगर वह सच में अमरदाव का इंसान बन पाता तो वह तब तक खुश रहता जब तक वह स्वर्ग तक जी सकता था। एक धरतीवासी के तौर पर जिसने ट्रांसमाइग्रेट किया था, जू वियांग ने कहा कि वह एक अमर सिल्वर ड्रैगन बनना चाहता है। होस्ट को नाइन झाओ नेशन के रॉयल लाइब्रेरी पवेलियन के पहले लेवल में जिंदगी में पहली बार घुसने के लिए बधाई। आपने 50 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को नाइन झाओ नेशन के रॉयल लाइब्रेरी पवेलियन के दूसरे लेवल में जिंदगी में पहली बार घुसने के लिए बधाई। आपने 100 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को नाइन झाओ नेशन के रॉयल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल में जिंदगी में पहली बार घुसने के लिए बधाई। आपको 200 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल गए हैं। जू वुवान को जिस बात ने थोड़ा बेबस कर दिया वह ये थी कि जब वह घबराहट में एरे फॉर्मेशन की लेयर्स को तोड़ रहा था तो स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम भी परेशानी खड़ी कर रहा था। थोड़े ही समय में इसने जू वुवान पर 200 मिलियन से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स थोप दिए। इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के साथ जू वुवान के लिए भी इसे दबाना थोड़ा मुश्किल होगा इस सिचुएशन में तो और भी। इसलिए कुछ सोचने के बाद जू वुवान कुछ समय के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर रुक गई। ज़बरदस्ती शराब पीने की इस लहर के ब्रेक थ्रू पॉइंट को समझने के बाद वह चुपके से इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल की ओर बढ़ गई। पहले 3 लेवल्स की तुलना में चौथा लेवल बेशक ज़्यादा मुश्किल था। भले ही जू वुवान ने पहले 3 लेवल्स में एरे फॉर्मेशन मैनुअल से माउंटेन सी एरे फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी सीख ली थी, फिर भी चौथे लेवल को पार करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा जू वुवान सिर्फ चुपके से अंदर जाना चाहती थी। चौथे लेवल में चुपके से जाने के लिए जू वुवान ने पूरा 1.5 घंटा लगाया। इस दौरान उसने एक छोटी सी एरे टेक्निक निकाली, तभी वह चौथे लेवल पर एरे में एक छोटा सा छेद तोड़कर चुपचाप अंदर घुस पाए। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार रॉयल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में एंट्री की। आपको 600 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 50% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। नाइन झाओ नेशन की सबसे ज़रूरी जगहों में से एक होने के नाते यह अंदर जाने के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक भी थी। जैसे ही जू वियांग ने इसमें कदम रखा उसे असल में कुल 600 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले। ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता था। जू वुवान ने एक गहरी सांस ली और बेचैन ब्रेक थ्रू पॉइंट को जोर से दबा दिया। वह इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल पर गया और उसकी नज़र कई हज़ार स्क्वायर मीटर की बड़ी जगह पर पड़ी। इस जगह में छत से दर्जनों चमकदार मोती लटके हुए थे जो इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की पूरी चौथी मंजिल को ऐसे रोशन कर रहे थे जैसे दिन का समय हो। इस मंजिल पर सिर्फ कुछ दर्जन किताबें थीं और वे चौथी मंजिल के बीच में चंदन की लकड़ी की बुककेस पर रखी थीं। 3 बेमिसाल एक्सपर्ट हर समय चंदन की लकड़ी की बुककेस की रखवाली कर रहे थे ताकि कोई चुपके से अंदर आकर इन किताबों को चुरा न ले। इस समय जू वुवान चंदन की लकड़ी की बुकशेल्फ के ठीक नीचे था। वह मजबूती से घुसा नहीं जा सकता था और उस पर कड़ी सुरक्षा थी। दुनिया के नंबर 1 एक्सपर्ट के तौर पर जू वुवान की ताकत के बावजूद उसे अभी भी लगा कि यह थोड़ा मुश्किल है। किस्मत से उसकी पोजीशन काफ़ी खास थी। वह नीचे से चंदन की लकड़ी की बुककेस पर रखी किताबों तक पहुंच सकता था, इसलिए उसे अपने आसपास के 3 बेमिसाल एक्सपर्ट नहीं देख पाते। लेकिन उसे बहुत सावधान रहना पड़ा। उसे कभी कभी उस गैप का फ़ायदा उठाना पड़ा जब 3 बेमिसाल एक्सपर्ट ध्यान नहीं दे रहे थे ताकि वह पुरानी किताब को सफलतापूर्वक ले जा सके। उसे पढ़ने के बाद उसे वापस रखना पड़ा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जू वुवान को आखिरकार एक मौका मिला। उसका हाथ चंदन की लकड़ी की बुककेस पर पड़ा और उसने एक पुरानी किताब उठा ली। वह चंदन की लकड़ी की बुककेस के नीचे छिप गई और उसे पलटने लगी। इस जगह की रखवाली कर रहे 3 बेमिसाल एक्सपर्ट्स को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वे अपने आसपास की हलचल पर ध्यान देते हुए बैठे रहे और साधना करते रहे। इस किताब में जू रॉयल फैमिली के कुछ राज थे और जू वुवान ने इसे बड़े चाव से पढ़ा। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जू रॉयल फैमिली का कंप्लीट सीक्रेट कलेक्शन पढ़ा। आपने 100 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जू रॉयल फैमिली के पहले सम्राट की शर्मनाक घटना के बारे में पता लगाया। आपने 200 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वुवान थोड़ा हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में किताब बंद कर ली और उसे और पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। उस समय वह इसे झेल नहीं पाएगा और सिर्फ इसे सोख पाएगा।
अगर ऐसा हुआ तो वह शोर मचा देगा और उसके आसपास के 3 बेमिसाल एक्सपर्ट उसे ढूंढ लेंगे। ऐसा लग रहा था कि इन दिलचस्प चीज़ों को पढ़ने के लिए उसे अगली बार चुपके से अंदर आने तक इंतज़ार करना होगा। किताब वापस रखने के बाद ज़ुवयांग ने मार्शल आर्ट्स के रास्ते में आने वाली किताब ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उसे चंदन की लकड़ी की बुकशेल्फ के ऊपर एक किताब मिली, दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक ओपी हिस्सा। जू वानहाओ को जिस बात ने चौंका दिया वह ये थी कि इस मार्शल आर्ट्स मैनुअल के टाइटल पेज पर शब्दों की एक लाइन लिखी थी, दुनिया का नंबर 1 अमर साधना मैनुअल। क्या वह इतना मजबूत था? जू वानहाओ हैरान रह गया। झांग मिंगली से मिली जानकारी के अनुसार जू वानहाओ को पता था कि इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल पर मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का मैनुअल एक दाओ बिगिनिंग जैसा मैनुअल था। इत्तेफाक से ये दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल पर थी। अपने नाम से ये सबसे ज़्यादा एक अमर साधना मैनुअल जैसा लग रहा था। तभी जू वानहाओ ने इस मैनुअल की थोड़ी बहुत पुष्टि की। बस जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने वाला यह मैनुअल असल में दुनिया का नंबर 1 अमर साधना मैनुअल था। क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाना ज़रूरी था? अगर दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक सच में दुनिया का नंबर 1 अमर साधना मैनुअल था तो इसे मौत की दुनिया में नौझाओ नेशन के शाही महल में क्यों रखा गया होगा? भले ही यह इंपीरियल फैमिली की लाइब्रेरी का चौथा लेवल था, यह इतने नंबर 1 अमर साधना मैनुअल के लायक नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा 100 जहरों का ग्रुप सिर्फ एक अमर साधना करने वाली ताकत होनी चाहिए थी जिसे दक्षिणी बंजर ज़मीन के बीच में रैंक किया गया था। उनके पास दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल होना कुछ हद तक बेतुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई राज था, या किसी ने दाओ की शुरुआत की ज़ेड बुक की नकल की थी और वह इतना बोर हो गया था कि उस पर ऐसे शब्द जोड़ दिए? जू वुवान कंफ्यूज था, लेकिन इसने उसे मशहूर अमर किताब लेने से नहीं रोका। जब तीनों बेमिसाल एक्सपर्ट ध्यान नहीं दे रहे थे, जू वुवान ने दाओ की शुरुआत की ज़ेड बुक को इमेंसिटी सी एसेंस क्रिस्टल के साथ लिया और उसे पलटने के लिए चंदन की किताबों की अलमारी के नीचे छिप गया। जैसे जैसे वह पुरानी किताब के एक के बाद एक पन्ने पलटता गया, जू वयांग के चेहरे पर धीरे धीरे हैरानी दिखने लगी। धीरे धीरे ये हैरानी तारीफ में बदल गई और जू वयांग पहले से ही नशे में था। होस्ट को बधाई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल पढ़ी। आपने 100 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल याद की। आपको 200 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने भी दाओ की शुरुआत की ज़ेड बुक को दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल माना था। जू वुवान, जिसने दाओ की शुरुआत की ज़ेड बुक का ऊपरी हिस्सा याद कर लिया था, उसे भी लगा कि दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल का टाइटल उसके नाम के लायक है। जू वुयान के टैलेंट और समझने की काबिलियत के बावजूद उसे असल में दाओ शुरुआत ज़ेड बुक को बेहतर बनाने का ज़रा भी भरोसा नहीं था। दाओ शुरुआत ज़ेड बुक को बेहतर बनाने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव भी करना चाहता तो भी जू वुयान के लिए इतने कम समय में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता। कोई सोच सकता है कि दाओ शुरुआत ज़ेड बुक कितनी डरावनी और ताकतवर थी। अगर वह दाओ शुरुआत की ज़ेड बुक को सीख पाता और मार्शल आर्ट्स के साथ दाओ में एंटर कर पाता या काफ़ी ऊंचे दायरे में भी आगे बढ़ पाता तो जू वुवान की ताकत पक्का अपने साथियों से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। वह अपने साथियों के बीच एक अजेय अस्तित्व होगा। ये सोचकर जू वानहाओ भी उत्साहित महसूस कर रहा था। आखिर अगर यह मुमकिन होता तो कौन अपनी खेती के तरीके को बेहतर बनाने के लिए समय और एनर्जी खर्च करने को तैयार होता। अब जब उसके पास एक कीमती किताब थी जो जू वुवान की नज़र में लगभग परफेक्ट थी, तो उसे बस भविष्य में धीरे धीरे खेती करने और बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। इससे वह बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा। दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक, चाहे वह दक्षिणी बंजर भूमि के पहाड़ों में हो, पश्चिमी रेगिस्तान में, उत्तरी बर्फ के मैदान में या सबसे उपजाऊ सेंट्रल प्लेन्स में भी, इसे दुनिया का नंबर 1 अमर खेती मैनुअल कहा जा सकता है। इसकी ख्याति डोंगयुआन कॉन्टिनेंट की अमर खेती की दुनिया में फैल गई। ये दुनिया का सबसे अच्छा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अमर मैनुअल था और दुनिया का सबसे नेक और शांतिपूर्ण अमर खेती मैनुअल भी था। कहा जाता था कि इसमें सभी अमर खेती की तकनीकें शामिल हो सकती थीं। दूसरे शब्दों में, दाओ बिगिनिंग की ज़ेड बुक से साधना करके कोई भी अपनी साधना को किसी भी समय किसी भी अमर साधना तकनीक में बदल सकता था, चाहे वह बुरी साधना तकनीक हो या अमर साधना तकनीक। दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक 3 हिस्सों में बंटी हुई थी, ऊपरी हिस्सा, बीच का हिस्सा और निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा क्यूई रिफाइनमेंट दायरे की साधना से जुड़ा था, बीच का हिस्सा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे की साधना से जुड़ा था और निचला हिस्सा गोल्डन कोर दायरे की साधना से जुड़ा था। दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक से साधना की गई अमर सच्ची क्यूई दूसरी साधना तकनीकों से कई गुना ज़्यादा मजबूत थी, चाहे वह डेंसिटी हो या प्योरिटी। दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक के नंबर 1 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट इफेक्ट के साथ दाओ बिगिनिंग ज़ेड बुक को दुनिया में नंबर 1 अमर मैनुअल के तौर पर जाना जाता था। हालांकि ये तथाकथित नंबर 1 अमर साधना मैनुअल था जिसके पास अनगिनत सालों से कुछ ही साधक थे।
असल में जेड बुक की मदद से किसी भी अमर साधक ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में कदम नहीं रखा था। दाओ बिगिनिंग की तो बात ही छोड़िए, गोल्डन कोर स्टेज की भी। सिर्फ कुछ ही कंडेंसेशन नए लोग जो दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल के बारे में अंधविश्वासी थे, वही दाओ बिगिनिंग की जेड बुक की साधना करना चुनते थे। हालांकि ये लोग कुछ सालों बाद हार मान लेते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल भी थी जिसे साधना करना मुश्किल था। ये दाओ बिगिनिंग जेड बुक न सिर्फ सीखने में आसान थी बल्कि इसमें महारत हासिल करना भी मुश्किल था, बल्कि इसके लिए उसी लेवल के साधकों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा रिसोर्स की भी ज़रूरत थी। अगर सिर्फ ज़रूरी रिसोर्स की बात होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कई बड़े अमर साधना ग्रुप अभी भी इसे खरीद सकते थे। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्स के अलावा जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता गया, प्राइमोडियल दाओ जेड बुक की साधना और भी मुश्किल होती गई। इसे समझना ही मुश्किल नहीं था बल्कि इसकी साधना करना भी बहुत मुश्किल था। इसकी तरक्की बहुत धीमी थी। आमतौर पर दूसरे अमर साधक पहले ही नींव बनाने के स्टेज में कदम रख चुके होते थे, लेकिन जो लोग दाओ चू जेड बुक की साधना करते थे वे अभी भी क्यूई लेयर में ही अटके रहते थे और वे पीक क्यूई लेयर में भी कदम नहीं रख पाते थे। इसमें रिसोर्स, समय और एनर्जी लगती थी। हालांकि वे उसी साधना लेवल के लोगों से कहीं बेहतर थे। धीरे धीरे कोई भी अमर साधक इसकी साधना करने को तैयार नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वे इसे क्यूई रिफाइनमेंट के शुरुआती स्टेज में ही आजमाते थे। उसके बाद ज़्यादातर अमर साधक दूसरे अमर साधना तरीकों पर चले जाते थे। धीरे धीरे दाओ की शुरुआत की जेड बुक को अमर साधकों द्वारा महत्व नहीं दिया जाने लगा, इसलिए यह फैल गई। कुछ ऐसे भी थे जिनके बुरे इरादे थे और उन्होंने दाओ की शुरुआत की जेड बुक का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। ये देखा जा सकता था कि दाओ की शुरुआत की जेड बुक, जो दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल है, किस हद तक गिर गई थी। एक अनजान समय के बाद दाओ शुरुआत की जेड बुक पहले ही दुनिया में फैल चुकी थी। असल में ज़्यादातर अमर साधना वाले ग्रुप लाइब्रेरी पवेलियन में एक कॉपी छोड़ देते थे। नश्वर दुनिया में नाइन झाओ नेशन की इंपीरियल लाइब्रेरी में भी दाओ बिगिनिंग जेड बुक थी। जू वानहाओ को अब जाकर समझ आया कि नाइन झाओ नेशन और 100 पॉइजन सेक्ट के पास दुनिया की नंबर 1 अमर साधना मैनुअल क्यों थी। पता चला कि यही वजह थी। जू वानहाओ भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाए। अमर साधना वाली दुनिया में एक आम अमर साधना मैनुअल और सिर्फ ऊपरी हिस्सा असल में नश्वर दुनिया में एक राजवंश की सबसे कीमती किताबों में से एक बन गया था। ये सच में उसने शुरू में सोचा था कि नाइन झाओ देश का शाही परिवार काफ़ी ताकतवर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ताकतवर हो जाएगा। हालांकि जू व्यांग के लिए यह साफ तौर पर यह एक खुशी का मौका था। जू व्यांग के लिए, जिसके पास स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम था और वह ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमा सकता था, प्रिमोडियल दाओ जेड बुक की तथाकथित मुश्किल बड़ी संख्या में ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के सामने साफ तौर पर ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। सीखने में आसान लेकिन मास्टर करने में मुश्किल जैसी चीज़ों के लिए क्या ये जू व्यांग के सामने अभी भी एक समस्या थी, जो पवित्र पैदा हुआ था और उसकी समझ बहुत अच्छी थी। दाओ की शुरुआत की जेड बुक, जो डोंगयुआन कॉन्टिनेंट की कल्टीवेशन दुनिया में लगभग सभी के लिए कम कीमती थी, जाहिर तौर पर जू वुवान के लिए एक बेमिसाल खजाने की किताब थी। उसे कल्टीवेशन के लिए ऐसी बेमिसाल अमर किताब की ज़रूरत थी। इसके अलावा दाओ की शुरुआत की जेड बुक के ऊपरी हिस्से में मार्शल आर्ट्स के जरिए दाओ में एंटर करने का एक तरीका साफ तौर पर था। जू वुवान इसका इस्तेमाल कर पाया। शायद इसी वजह से जू रॉयल फैमिली ने दुनिया के इस तथाकथित नंबर 1 अमर कोड को खास तौर पर सहेज कर रखा था। जू वुवान मुस्कुराया और दाओ बिगिनिंग की जेड बुक का ऊपरी हिस्सा वापस रख दिया। वह चुपचाप रॉयल लाइब्रेरी से निकलकर क्राउन प्रिंस के महल में लौट आया। उसने दाओ बिगिनिंग की जेड बुक के ऊपरी हिस्से में मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का तरीका ध्यान से समझना शुरू किया। दाओ बिगिनिंग जेड बुक के अनुसार मार्शल आर्ट्स से दाओ में आने का पहला कदम था कॉर्नेट इन युआन को कॉर्नेट ओरिजिन क्रिस्टल में बदलना। कॉर्नेट ओरिजिन क्रिस्टल को बनाते समय किसी को अपनी पूरी ताकत से अपनी मेंटल पावर भी बढ़ानी होती थी, निवान पैलेस खोलना होता था और काफ़ी मेंटल पावर जमा करनी होती थी। जब उसकी मेंटल पावर एक खास लेवल पर पहुंच जाती थी और उसके शरीर में मौजूद अंदरूनी युआन पूरी तरह से इन्नेट युआन क्रिस्टल में बदल जाता था, तो वह अपनी ताकतवर मेंटल पावर और दाओ बिगिनिंग जेड बुक की खास टेक्निक पर भरोसा करके इन्नेट युआन क्रिस्टल को बनाना जारी रखता था, उन्हें सब्लिमेट करने के लिए बढ़ावा देता था और इन्नेट युआन क्रिस्टल को असली क्यूई में बदल देता था। ये भी एक रहस्यमयी शक्ति थी जो साधकों के पास हो सकती थी। पहला कदम सभी हेवन एसेंस क्रिस्टल को असली ची में बदलना था। योद्धा को जो करना था वह था इस असली ची को लगातार मजबूत करना, ठीक वैसे ही जैसे बॉडी टेम्परिंग स्टेज में एनर्जी सीड रेल्म को। उसे अपनी असली ची को काफ़ी ऊंचे दायरे तक बढ़ाना था और काफ़ी मजबूत डिग्री तक पहुंचना था। इस समय इसका इस्तेमाल बीच के डेंटियन में गंदगी की शक्ति पर हमला करने और असली ची की शक्ति को स्टोर करने के लिए बीच के डेंटियन को सफलतापूर्वक खोलने के लिए किया जा सकता था।
निचले डेंटियन की तुलना में बीच का डेंटियन ताकत, लचीलेपन और सतह के एरिया के मामले में 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा मजबूत था। जब बीच का डेंटियन सफलतापूर्वक खुल गया तो मार्शल आर्ट के साथ रास्ते में प्रवेश अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद उसे निचले डेंटियन से जुड़े 9 चक्र मेरिडियन को एक एक करके खोलना था और उन्हें बीच के डेंटियन से जोड़ना था। जब तक चक्र मेरिडियन बीच के डेंटियन से जुड़ा होता था और अमर मेरिडियन में बदल जाता था, इसका मतलब था कि मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में सफलतापूर्वक आ गया है और पहली क्यूई लेयर में सफलतापूर्वक कदम रख चुका है और एक सच्चा अमर साधक बन गया है। आध्यात्मिक बदलाव, क्यूई में क्रिस्टल का बढ़ना, बीच के कोर को खोलना, अमर बनाने के लिए पहिया निकालना। ये मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने वाली 4 बड़ी रुकावटें थीं, जिसे हेवन पास के नाम से जाना जाता है। हर चेक पॉइंट बहुत खतरनाक था। थोड़ी सी लापरवाही से मार्शल आर्टिस्ट की मौत हो सकती थी और उनका दांव गायब हो सकता था, जिससे वे फिर कभी अमरता के रास्ते पर कदम नहीं रख पाते थे। इसलिए विशाल नाइन झाओ देश में पिछले 1000 सालों में किसी के भी मार्शल आर्ट्स के जरिए दांव में सफलतापूर्वक आने के बारे में नहीं सुना गया था। उन लोगों की तुलना में जो आध्यात्मिक जड़ों के साथ पैदा हुए थे और आसानी से अमरता के रास्ते पर कदम रख सकते थे, बिना आध्यात्मिक जड़ों वाले पुराने मार्शल आर्ट करने वालों के लिए अपनी सीमाओं को पार करना और अमरता के रास्ते पर कदम रखना बहुत मुश्किल था। अगर आध्यात्मिक जड़ों वाले 10 में से 9 लोग अमरता के रास्ते पर कदम रख सकें और ऑफिशियल अमर साधक बन सकें, तो शायद 1 लाख में से एक भी ऐसा ना हो जो स्वर्ग की रुकावट को तोड़कर अमरता के रास्ते पर कदम रख सके और ऑफिशियल अमर साधक बन सके। दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर था कि आम पुराने मार्शल आर्ट साधकों के लिए स्वर्ग को चुनौती देना और अपनी किस्मत बदलकर एक महान अमर साधक बनना असल में नामुमकिन था। हालांकि जब तक कोई मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में कामयाबी से आ सकता है, तब तक उसके फायदे आम अमर साधकों के लिए सोच से भी ज्यादा होंगे। वे पारंपरिक अमर साधकों से कहीं ज्यादा होंगे या 10 गुना से भी ज्यादा। लोअर डेंटियन ची स्टोरेज, ये पहला फायदा था जो अमर साधकों को मिला जिन्होंने मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में कदम रखा था। आध्यात्मिक जड़ों वाले आम अमर साधकों ने बीच के डेंटियन से साधना शुरू की, इसलिए निचला डेंटियन ब्लॉक हो गया। दूसरे शब्दों में, आम अमर साधक असली ची को स्टोर करने के लिए निचले डेंटियन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हालांकि मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में कदम रखने वाले अमर साधकों ने निचले डेंटियन से साधना शुरू की और धीरे धीरे बदलाव से गुजरे। आखिर में वे भी असली ची को जगह दे सकते थे। भले ही निचले डेंटियन में जगह बीच के डेंटियन की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में कदम रखने वाले अमर साधकों के शरीर में असली ची आम अमर साधकों की तुलना में 10% ज्यादा थी। क्योंकि जू वुयान की साधना की नींव बहुत मजबूत थी, जब वह अमर साधकों की कैटेगरी में आया तो वह सिर्फ अपने निचले डेंटियन पर भरोसा करके आम अमर साधकों की तुलना में 30% ज्यादा सच्ची ची हासिल कर सकता था। शायद कुछ लोग कहेंगे कि वे आम अमर साधक भी निचले डेंटियन को खोलने के लिए असली ची का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि ये जानना चाहिए कि निचला डेंटियन बहुत नाजुक था और बीच वाले डेंटियन से कहीं कमजोर था। असली ची अंदर की ची से सैकड़ों गुना ज्यादा तेज थी। अगर कोई निचले डेंटियन को खोलने के लिए ज़ेनकी का इस्तेमाल करता तो 10,000 अमर साधकों में से कम 9,999 फेल हो जाते। उनका निचला डेंटियन भी बुरी तरह डैमेज हो जाता या पूरी तरह से खत्म हो जाता। भविष्य में साधना के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती। इसलिए जब तक उनके दिमाग में पानी न हो, आम अमर साधक ऐसा कभी नहीं करेंगे। शुद्ध झेंकी, मजबूत शरीर। मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का ये दूसरा फायदा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने वाले सभी साधक नीचे से एक एक करके ऊपर उठे थे, बॉडी टेम्परिंग स्टेज, मेरिडियन कास्टिंग स्टेज और कोनेट स्टेज से गुजरे थे। इसलिए उनके शरीर और अंदरूनी सार को कई बार टेम्पर और बदला गया था। जब वे सफलतापूर्वक मार्शल आर्ट्स के रास्ते में आए और अमरता के रास्ते पर सफलतापूर्वक कदम रखा, तो उनके शरीर उसी लेवल के अमर साधकों की तुलना में अनजाने में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। अंदरूनी युआन से बदली हुई सच्ची ची भी आम अमर साधकों की तुलना में कहीं ज्यादा शुद्ध थी। बेशक अगर मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने वाले ये साधक ध्यान के स्टेज में तुलनात्मक रूप से खराब साधना तकनीकों के साथ साधना करते तो वे धीरे धीरे आम लोग बन जाते और इस मामले में अपना फायदा खो देते। लेकिन अगर दोनों तरफ से एक ही साधना तकनीक अपनाई जाती तो मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते पर आने वाले अमर साधक की असली ची, मोटाई और शुद्धता के मामले में उसी लेवल के अमर साधक से बेहतर होती। अमर मेरिडियन मजबूत थे और उनकी नींव मजबूत थी। ये तीसरा फायदा था जो मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते पर आने वाले साधकों को मिलता था। आम साधकों के चिलेय में आने के बाद उन्हें भी 9 महान अमर मेरिडियन बनाने की जरूरत होती थी और ये 9 महान अमर मेरिडियन 9 महान चक्र मेरिडियन के साथ ओवरलैप होते थे। इसलिए अगर मार्शल आर्ट के रास्ते पर आने वाला कोई साधक अमरता के रास्ते पर कदम रखना चाहता था तो उसे निचले डेंटियन में लगे चक्र मेरिडियन को बीच वाले डेंटियन में बदलना पड़ता था। मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते पर आने वाले अमर साधकों ने पहले ही नींव बनाने के स्टेज पर 9 महान चक्र मेरिडियन को टेम्पर और हैमर कर दिया था।
एक बार जब वे ची कंडेंसेशन स्टेज में पहुंच जाते तो वे 9 महान चक्र मेरिडियन को दूसरी बार टेम्पर और हैमर करते। इसलिए चाहे वह कठोरता हो या लचीलापन, वे आम अमर साधकों से कहीं बेहतर थे। दोनों के बीच का अंतर छोटा नहीं था। बेशक अगर मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने वाले ये साधक क्यूई लय में अच्छे नहीं थे और दूसरे साधकों से तुलना नहीं कर सकते थे, तो वे धीरे धीरे नीचे गिर जाते। हालांकि एक ही साधना लेवल के साधकों में मार्शल आर्ट के जरिए दांव में आने वाले साधकों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा था। ये कहना कि वह उसी लेवल के लोगों से कहीं बेहतर था, मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने वालों को थोड़ा कम आंकना होगा। उसे उसी लेवल के लोगों के बीच अजेय कहा जाना चाहिए। दुश्मनों से लड़ने के लिए लेवल पार करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। इन 3 फायदों के मेल ने मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने वाले अमर साधकों को अपने साथियों के बीच असल में अजेय बना दिया। इसलिए बिना आध्यात्मिक जड़ों वाले पुराने मार्शल आर्ट करने वालों की तो बात ही छोड़ दें, आध्यात्मिक जड़ों वाले लगभग अमर साधक भी मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आना चाहते थे। दुर्भाग्य से मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आना बहुत मुश्किल था। अगर आध्यात्मिक जड़ों वाले ये लगभग अमर साधक मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते पर आने के फायदों को जानते भी तो भी वे ये रास्ता कभी नहीं चुनते। जहां तक उन मार्शल आर्टिस्ट की बात है जिनकी आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं, तो 100,000 में से किसी एक शियानिटियन एक्सपर्ट के लिए मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते पर सफलतापूर्वक आना पहले से ही बुरा नहीं था। सच कहूं तो अगर जू वियांग को दुनिया का नंबर 1 अमर ग्रंथ दाओ की शुरुआत की जेड बुक मिल गई होती, तो जू वियांग, जिसने पहले ही एक बेदाग नींव बना ली थी और दुनिया में सबसे मजबूत आध्यात्मिक जड़ रखता था, शायद मार्शल आर्ट के रास्ते पर आने का चुनाव नहीं करता। अफसोस की बात है कि जू वुआन को उस समय यह नहीं पता था कि इस दुनिया में एक अमर दाव भी है। अगर उसे पता भी होता तो वह दाव शुरुआत की जेड बुक नहीं पा पाता। इसके अलावा जू वानहाओ ने भी 7 साल की उम्र में अपनी आध्यात्मिक जड़ों को परखा था। उस समय असली मालिक की आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं। अब जब उसकी आध्यात्मिक जड़ें थीं तो ये साफ था कि जू वानहाओ के साथ कुछ गड़बड़ थी। इसलिए मार्शल आर्ट्स के जरिए दाव में जाने का रास्ता जू वुआन को ही अपनाना था। उसने कोई दूसरा रास्ता अपनाने की हिम्मत नहीं की। खुशकिस्मती से स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की मदद से जू वुआन के लिए ये रास्ता अपनाना बहुत आसान था। साथ ही जू वियांग को भी इस रास्ते से बहुत फायदे हो सकते थे। अमर रास्ते पर कदम रखने के बाद यह उसकी साधना के लिए बहुत फायदेमंद होता। अमर रास्ते पर कदम रखने के बाद जू वानहाओ ने पहले ही इस नंबर 1 अमर मैनुअल की साधना करने का फैसला कर लिया था। उस समय वह निश्चित रूप से अमर रास्ते की एक जबरदस्त नींव रख पाता। मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने से मिले बहुत फायदों के अलावा जू वियांग न सिर्फ उसी लेवल पर हावी हो सकता था, बल्कि लड़ने के लिए बॉर्डर भी पार कर सकता था। मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का तरीका समझने के बाद जू वुआन को लगा कि उसके शरीर में मौजूद वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल अपनी लिमिट के और करीब आ रहा है। उसने जल्द से जल्द अपनी मेंटल पावर बढ़ाने और काफ़ी मेंटल पावर जमा करने के लिए निवान पैलेस को खोलने का फैसला किया। इस तरह वह कॉर्नेट ओरिजिन क्रिस्टल को और गहरे लेवल पर जमा कर सकता था, क्रिस्टल को ची में आगे बढ़ा सकता था और इमोर्टल ट्रू ची में मास्टर हो सकता था। अगला कल्टीवेशन प्लान तय करने के बाद जू वुआन ने और देर नहीं की। वह तुरंत सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में गई और आइस हार्ट टेक्निक को लेवल अप करने के लिए फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल करने की तैयारी की। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जू वुआन के फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स आइस हार्ट टेक्निक को 9वें लेवल के परफेक्शन रेलम तक बढ़ाने में काबिल होंगे। जैसे ही आइस हार्ट टेक्निक में बहुत सारे फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स डाले गए, जू वियांग की आइस हार्ट टेक्निक बहुत तेजी से बेहतर होने लगी। इस समय जू वुआन ने आइस हार्ट टेक्निक को पहले ही 4थे लेवल पर अपग्रेड कर दिया था। इसके बाद 5वें लेवल की रुकावट को तोड़ने का समय था। जू वुआन की मर्जी के हिसाब से फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट पूरी मेंटल पावर में बदल गया। आइस हार्ट फॉर्मूला के असर से ये जू वुआन के दिमाग में सफलता से मिल गया और उसके निवान पैलेस के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जब उसकी मेंटल पावर एक खास लेवल पर पहुंची तो जू वुआन इस मेंटल पावर को कंट्रोल करके अपने निवान पैलेस के अंदर और बाहर की गंदगी हटा सका। वह अपनी मेंटल पावर को स्टोर करने के लिए अपने निवान पैलेस को सफलता से खोल सका। बूम! कुछ देर बाद जू वुआन ने अपने दिमाग में एक दहाड़ सुनी। दहाड़ के साथ उसकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बेमिसाल मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक आइस हॉट टेक्निक के 5वें लेवल तक पहुंच गया। तुमने 30 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट हासिल किए हैं। आइस हार्ट टेक्निक को 5वें लेवल तक कल्टीवेट करने के बाद उसकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जू वुआन को आइस हार्ट टेक्निक को फिर से अपग्रेड करने से पहले बस थोड़ी देर के लिए इसे अपनाना था। जिस स्पीड से वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स बढ़े वह बहुत तेज थी। अगर उसने अपना निवान पैलेस पहले नहीं खोला होता और अपनी मेंटल पावर नहीं बढ़ाई होती तो जू वुआन वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स को समय पर लिमिट तक कंडेंस नहीं कर पाता।
उस समय यह जरूरी था कि वह ब्रेक थ्रू पॉइंट बर्बाद कर दे। बर्बाद करना शर्मनाक था, खासकर जब वे ब्रेक थ्रू पॉइंट जैसा खजाना हो। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बेमिसाल मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक आइस हार्ट आर्ट को छठे लेवल तक बढ़ाया। आपने 80 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। 1 घंटे बाद जू वुवान ने आइस हार्ट टेक्निक को छठे लेवल पर अपग्रेड कर दिया और उसकी मेंटल पावर दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। थोड़ी देर के लिए इसे अपनाने के बाद जू वुयान ने आइस हार्ट टेक्निक को बेहतर बनाना जारी रखा। 7वां लेवल, 8वां लेवल, पूरे 9वें लेवल तक कई घंटे और करोड़ों फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च करने के बाद जू वुवान ने आखिरकार आइस हार्ट टेक्निक को 9वें लेवल के परफेक्शन दायरे तक पहुंचा दिया। उसकी मेंटल पावर पहले ही उसके पूरे सिर तक फैल चुकी थी और यह कहा जा सकता था कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इतनी मेंटल पावर उसके दिमाग को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए जू वुवान ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत बहुत सारी मेंटल पावर इकट्ठा की और निवान पैलेस की ओर बढ़ी और निवान पैलेस के आसपास की गंदगी हटाना शुरू कर दिया। उसके निचले डेंटियन की गंदगी के मुकाबले उसके निवान पैलेस की गंदगी 10 गुना ज्यादा मजबूत थी। अच्छी बात यह थी कि जू वुवान की आइस हार्ट आर्ट पहले ही परफेक्शन के 9वें लेवल पर पहुंच चुकी थी और उसकी ताकत काफ़ी शानदार थी। करोड़ों फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की मदद से हटाने का प्रोसेस काफ़ी आसान था। जैसे जैसे ग्रे ब्लैक गंदगी हट रही थी, जू वुयांग साफ महसूस कर सकता था कि उसका दिमाग और साफ होता जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सतह से धूल की परतें साफ हो गई हो और वह एकदम नई जैसी साफ हो गई हो। मार्शल आर्ट्स और इम्मोर्टल दाव के लिए उसके पास और भी समझ थी, खासकर आइस हार्ट फॉर्मूला के बारे में हर तरह की समझ आने लगी। उसे हल्का सा लगा जैसे वह अपनी लिमिट पार कर गया है और 10वें लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि आइस हार्ट फॉर्मूला का 9वां लेवल फिलहाल के लिए काफ़ी था। निवान पैलेस खोलने के इस ज़रूरी पल में जू वुवान ने खुद को ज़्यादा डुबोने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने हौसले को काबू में किया और निवान पैलेस के आसपास की गंदगी हटाने पर ध्यान दिया। निचले डेंटियन को खोलने के अनुभव के साथ जू वुवान के लिए अपना निवान पैलेस खोलना बहुत आसान हो गया। जब जू वुवान निवान पैलेस की गंदगी हटाने पर ध्यान दे रही थी, तब भी महल में गंदगी फैली हुई थी। आखिर बुरे लोगों ने रखेलों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। या तो उनका चेहरा खराब कर दिया गया था या उनकी स्किल्स बेकार हो गई थीं। यहाँ तक कि स्टॉक भी बहुत कम हो गया था। ये कुछ रखेलें शिकायत करने के लिए पागल सम्राट जू जेनवू के पास गईं, जिससे पागल सम्राट जू जेनवू के सिर में बहुत दर्द होने लगा। उसे नहीं पता था कि कौन सा हिम्मती आदमी इतना घमंडी था कि उसने महल में अपनी औरतों को धमकाने की हिम्मत की। पागल सम्राट जू जेनवू ने इस मामले की जांच के लिए कई बेमिसाल शाही गार्ड भेजे। बदकिस्मती से एक दिन बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें कोई सुराग भी नहीं मिला। इससे पागल सम्राट जू जेनवू का सिर और भी दुखने लगा। पागल सम्राट जू जेनवू को खास तौर पर राजकुमारों और राजकुमारियों की वजह से टैलेंटेड लोगों से जलन होती थी। उसे हरम की खूबसूरत रखेलें बहुत पसंद थीं। अब जब इन रखेलों को इस हद तक परेशान किया जा रहा था, तो पागल सम्राट जू जेनवू का मूड भी खराब था। उसी समय जू लिबो और जू योंगवू, सुई वाले 2 राजकुमार, हर दिन रो रहे थे, इस उम्मीद में कि पागल सम्राट जू जेनवू उनकी अजीब बीमारी का इलाज कर पाएंगे। एक पल के लिए पागल सम्राट जू जेनवू को भी सिर दर्द हो रहा था। ऐसे हालात में कोई भी क्राउन प्रिंस यूनुच पर ध्यान नहीं देगा जिसे पद से हटाया जाने वाला था। जू वुआन पर शक तो दूर की बात है। जू वुआन ने चुपचाप खेती की और बेहतर हुआ। अपने नीवान पैलेस के आसपास की सारी गंदगी हटाने में उसे पूरे 10 घंटे लग गए। इसके बाद नीवान पैलेस की गंदगी हटाने का समय था। जू वुयांग के थोड़ी देर आराम करने और हिम्मत लौटने के बाद उसने अपने नीवान पैलेस की गंदगी हटाना शुरू कर दिया। अपनी दिमागी ताकत को मुख्य ताकत और ब्रेक थ्रू पॉइंट से बनी अजीब ताकत को सहायक ताकत बनाकर वह सही तरीके से अपने नीवान पैलेस में घुसा और अपने नीवान पैलेस की गंदगी हटाना शुरू कर दिया। बाहर की गंदगी के मुकाबले नीवान पैलेस की गंदगी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कहीं ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा नीवान पैलेस की गंदगी हटाते समय उसे ज़रूर ज़्यादा सावधान रहना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही किसी मार्शल आर्टिस्ट के नीवान पैलेस को घायल कर सकती थी। उस समय मार्शल आर्टिस्ट कम से कम बेवकूफ़ तो बन ही जाता था और मार्शल आर्टिस्ट सीधे मर जाता था। इस तरह निवान पैलेस को खोलना न सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए रास्ते में आने वाली पहली रुकावट थी, बल्कि आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों के लिए अमर साधक बनने की सबसे मुश्किल रुकावट भी थी। जब तक वे इस रुकावट को सफलतापूर्वक पार कर लेते, आध्यात्मिक जड़ों वाले 80% से ज़्यादा लोग अमर साधक बन सकते थे। दाओ बिगिनिंग की ज़ेड बुक के अनुसार एक ऑर्थोडॉक्स अमर साधक को सबसे पहले निवान पैलेस को खोलना होता था। फिर आत्मा की जड़ की शक्ति से वह अमर साधना के तरीके का इस्तेमाल करके सीधे अपने शरीर में सच्ची क्यूई पैदा करेगा, बीच का डेंटियन खोलेगा और फिर पृथ्वी का अमर मेरिडियन बनाएगा।
एक बार जब अर्थ इम्मोर्टल मेरिडियन बन जाता तो वह पहली क्यूई लेयर में कदम रख पाता और एक सच्चा इम्मोर्टल कल्टीवेटर बन पाता। मुश्किल, खतरनाक, जू वुवान को अपना निवान पैलेस खोलते समय पहली बार यही एहसास हुआ। ये फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद से हुआ। फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद के बिना जू वयांग के लिए भी निवान पैलेस खोलना मुश्किल होता। ठीक इसी वजह से पिछले 1000 सालों में नाइनजाओ नेशन में ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हुआ था जिसने मार्शल आर्ट के जरिए दाव में कामयाबी से एंट्री की हो। मिट्टी के जमा होने से पहाड़ बन गया और रेत के जमा होने से पहाड़ी बन गई। जू वुयान खेती में डूबा हुआ था। निवान पैलेस में गंदगी कम होती गई और वह पतली भी होती गई। निवान पैलेस का खुलना निचले डेंटियन के खुलने से अलग था। निवान पैलेस में गंदगी के ठीक होने की स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए उसे एक बार में खोलना पड़ा। नहीं तो कुछ देर आराम करने के बाद अगली बार जब इसे खोला जाता तो पिछले रिजल्ट शायद खत्म हो जाते। इसीलिए जू वुवान को निवान पैलेस के अंदर और बाहर की गंदगी साफ करने से पहले एक ही बार में आइस हार्ट टेक्निक को परफेक्शन रेलम तक ले जाना पड़ा। डोंग। कुछ देर बाद जू वुवान के दिमाग से एक बड़ी घंटी और ड्रम की आवाज़ आई, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे हल्का सा लगा जैसे वह अमर हो गया हो। स्वर्ग और धरती के बीच सब कुछ अचानक साफ हो गया, पहले से कहीं ज्यादा साफ। उसके दिमाग में हर तरह की प्रेरणाएं और यादें उमड़ पड़ीं, जिससे जू वयांग को जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग का ऊपरी हिस्सा एक पल में समझ आ गया। दूसरे शब्दों में, जब जू वुवान एक अमर साधक बनने के लिए आगे बढ़ी और ऑरा रिफाइनिंग दायरे की पहली लेयर में कदम रखा, तो वह धीरे धीरे ऑरा रिफाइनिंग दायरे के परफेक्ट दायरे तक साधना कर पाएगी और इस प्रोसेस में कोई शक नहीं रहेगा। पूरा ची कंडेंसेशन स्टेज जू वयांग के सामने साफ साफ दिखाया गया था, जिससे वह उसे साफ देख सके। ये कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि वह इसे अच्छी तरह जानता था। असल में जू वुवान ने अगले कुछ दर्जन दिन जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग के ऊपरी हिस्से को समझने में बिताने का प्लान बनाया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह निवान पैलेस को खोलने के प्रोसेस के दौरान जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग के ऊपरी हिस्से को सफलतापूर्वक समझ पाएगा। निवान पैलेस को कई अमर साधक डिवाइन पैलेस के नाम से भी जानते थे। इसमें आत्मा और रूह थी। यह एक अमर साधक के लिए सबसे ज़रूरी जगह थी। कोई सोच सकता है कि यह कितनी ज़रूरी थी। एक बार जब वह इसे खोलेगा तो उसे मिलने वाले फ़ायदे डरावने होंगे, खासकर जब जू वुयान की ताकत बढ़ेगी। निवान पैलेस से उसे मिलने वाले फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। भविष्य में यह जू वुयान की लंबी उम्र और किस्मत भी तय करेगा। निवान पैलेस के खुलने का मतलब था कि जू वुवान की समझ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। शुरू में जू वुवान की समझने की क्षमता पहले से ही बहुत मजबूत थी। अब जब उसने अपने निवान पैलेस की गंदगी साफ कर दी थी और अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर जमी धूल झाड़ दी थी, तो जू वुवान की हर चीज़ को देखने की क्षमता और भी अच्छी हो गई थी। जाहिर है, उसकी समझने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा मेंटल पावर निवान पैलेस में भर गई और जल्द ही 3 मीटर चौड़ा मेंटल कोहरा बन गया। निवान पैलेस निचले डेंटियन जैसा ही था। इसे खोलने के बाद ये भी असलियत और भ्रम के बीच में था। ये बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो सकता था, इसलिए इसे कॉमन सेंस से नहीं मापा जा सकता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि उसके निवान पैलेस में स्पिरिचुअल धुंध 5 मीटर चौड़ी है, तो कोई हंसकर कह सकता है कि उसका पूरा शरीर 1 मीटर भी चौड़ा नहीं है। उसके शरीर में स्पिरिचुअल पावर 5 मीटर चौड़ी कैसे हो सकती है? साफ था कि वह शेख ही बघार रहा था। बस बात यह थी कि जिस आदमी ने यह कहा, वह सच में खुद को बेवकूफ़ बना रहा था। हालांकि दूसरे आदमी की मेंटल पावर उसके दिमाग में छिपी थी, लेकिन उसके दिमाग में निवान पैलेस असलियत और असलियत के बीच था। ये सच में 5 मीटर के दायरे में मेंटल कोहरे को समेट सकता था। अगर कोई निवान पैलेस को काफ़ी ऊंचे दायरे में ले जा सके, तो 5 मील का दायरा, 50 मील का दायरा या 50,000 मील का दायरा भी मुमकिन था। 5 मीटर के दायरे की तो बात ही छोड़िए। ऐसे ताकतवर अमर लोग थे जो सिर्फ अपनी मेंटल पावर से पहाड़ हिला सकते थे और समुद्र को उलट सकते थे, जिससे दुनिया की हर चीज़ ढह सकती थी। कोई सोच सकता था कि उनकी मेंटल पावर कितनी चौंकाने वाली होगी और बना मेंटल कोहरा किस तरह के दायरे तक पहुंचेगा। जू वुवान, जो आइस हार्ट फॉर्मूला के 9वें लेवल पर पहुंच गई थी, अगर उसके निवान पैलेस में मेंटल पावर पूरी तरह से ठीक हो जाती तो उसका दायरा लगभग 5 मीटर का होता। जू वुवान को आगे जो करना था वह था आइस हार्ट आर्ट को लगातार घुमाना और मेंटल पावर जमा करना, जब तक कि वह काफ़ी ऊंचे दायरे में न पहुंच जाए। उस समय वह वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल को गाढ़ा करके उसे ची में आगे बढ़ा सकता था। हालांकि जू वुवान ने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल को गाढ़ा किया और अपनी मेंटल पावर का असर देखने की कोशिश की। हालांकि वह ये जानकर हैरान रह गया कि 9वें लेवल की परफेक्ट आइस हार्ट आर्ट से बनी मेंटल पावर असल में वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल को ज़रा भी हिला नहीं सकती थी। ये जानना ज़रूरी था कि वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल इस समय अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचे थे। जू वुवान के अंदाजे के मुताबिक उसके निचले डेंटियन की लिमिट 120 मील के दायरे में वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल को रखने लायक होनी चाहिए।
आखिर वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स के कंडेंसेशन के साथ जू वुवान के निचले डेंटियन 9 मुख्य चक्र मेरिडियन और शरीर को और गहरे लेवल तक पीटा और तपाया गया था। इसलिए उसका निचला डेंटियन पहले ही अपनी लिमिट पार कर चुका था और उसमें कुल 120 मील के वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स समा सकते थे। यह अभी लिमिट तक नहीं पहुंचा था और आइसहार्ट आज से मिली मेंटल पावर को बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता था। फिर जब वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल लिमिट तक पहुंच गया तो ये मेंटल पावर्स क्रिस्टल तक कैसे पहुंच सकती थी और क्यूई में कैसे बदल सकती थी। आइसहार्ट फॉर्मूला का 9वां लेवल काफ़ी नहीं था। जू वुवान को इस जवाब पर पक्का यकीन था। एक पल सोचने के बाद जू वुवान ने आइसहार्ट 8 का 10वां लेवल बनाने और एक मजबूत मेंटल पावर को कंडेंस करने का फैसला किया। तभी वह वास्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल को कंट्रोल कर पाएगा, उसे कंडेंस कर पाएगा और उसे सब्लिमेट कर पाएगा। खुशकिस्मती से जब वह अपने निवान पैलेस के आसपास की गंदगी साफ कर रहा था तो जू वुवान को आइसहार्ट सीक्रेट्स के 10वें लेवल को बनाने का तरीका थोड़ा बहुत समझ आ गया था। इस समय उसे बस इन चीज़ों को उठाकर उन्हें स्पिरिचुअल कल्टीवेशन टेक्निक और जू वयांग द्वारा याद की गई स्पिरिचुअल सीक्रेट टेक्निक के एसेंस के साथ मिलाना था। फिर वह आइसहार्ट टेक्निक के 10वें लेवल को पार कर पाएगा और 9वें लेवल की लिमिट को पार कर पाएगा। जू वुआन जुवान बिंग बेड पर लेटा था, उसके साथ 2 बेमिसाल सुंदरियां थीं। जब उन्होंने जू वुआन की आत्मा को आसमान से भटकते देखा तो उन्होंने आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की। दोनों सुंदरियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हैरान सा दिखने वाला ट्रैश क्राउन प्रिंस असल में एक पौराणिक लेवल की आध्यात्मिक साधना तकनीक बना रहा था। एक बार यह बात फैल गई तो ये दुनिया को जरूर हिला देगी। एक खास पल में जू वुआन के निवान पैलेस में आध्यात्मिक कोहरा जो 5 मीटर के दायरे में आ गया था अचानक 10 मीटर के दायरे में फैल गया। ये पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था। फिर यह सिकुड़ने लगा। कुछ समय बाद यह अभी भी 10 मीटर के दायरे में स्थिर हो गया, लेकिन ये पहले से 2 गुने से भी ज्यादा शुद्ध था। मात्रा और गुणवत्ता में बढ़ोतरी का मतलब था कि जू वुआन की मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसने सिर्फ 12 घंटों में आइसहार्ट सीक्रेट 8 का 10वां लेवल सफलतापूर्वक बना लिया था। इस आध्यात्मिक तकनीक को बेमिसाल तकनीकों में सबसे ऊपर माना जाता था और जू वुआन ने इसे पौराणिक लेवल की आध्यात्मिक तकनीकों की श्रेणी में ऊपर उठाया था। इसके अलावा पौराणिक लेवल की आध्यात्मिक साधना तकनीकों में भी आइसहार्ट 8 का 10वां लेवल सबसे नीचे नहीं माना जाता था। लेकिन जिस बात ने जू वानहाओ को लाचार कर दिया था वह ये थी कि भले ही उसने आइसहार्ट 8 को पहले कभी नहीं देखे गए 10वें लेवल पर बदल दिया था, उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ गई थी और उसके लिए वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल को हिलाना अभी भी बहुत मुश्किल था। आइसहार्ट 8 का 10वां लेवल अभी भी काफ़ी नहीं था। जू वान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि आइसहार्ट टेक्निक को बेहतर बनाने और 11वें या 12वें लेवल तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी और मेंटल मार्शल आर्ट्स और मेंटल सीक्रेट टेक्निक को मिलाने की ज़रूरत थी। खुशकिस्मती से जू वयांग ने इंपीरियल लाइब्रेरी के 3रे लेवल पर सभी मेंटल मार्शल आर्ट्स और मेंटल सीक्रेट टेक्निक पहले ही याद कर ली थीं। अब वह खरपतवार हटा सकता था और एसेंस को बनाए रख सकता था। वह आइसहार्ट फॉर्मूला में और एसेंस मिला सकता था और आइसहार्ट फॉर्मूला का 11वां लेवल बना सकता था। अकेले बर्फ के बिस्तर पर लेटी जू वुआन को पता नहीं था कि वह कहाँ है। उसने अपनी सारी एनर्जी पहले ही आइसी हॉट सीक्रेट्स पर लगा दी थी। जब जू वुआन ने आइसहार्ट टेक्निक का 10वां लेवल बनाया और 11वें लेवल की ओर बढ़ रहा था तो स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से नोटिफिकेशन बजते रहे। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार 9 झाओ नेशन के शाही महल को हिला दिया। आपको 300 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक मिथिकल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन टेक्निक बनाए। आपको 500 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने 9 झाओ कंट्री के सम्राट जू जेनवू को अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपको 600 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। छोटे नोटिफिकेशंस की सीरीज के बीच कभी कभी कुछ बड़े ब्रेक थ्रू पॉइंट नोटिफिकेशंस भी आते थे जिससे जू वुआन को बहुत कमाई होती थी। लेकिन उसके पास समझने से पहले ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की लहर को समझने के लिए समय समय पर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरे पुराने मार्शल आर्ट करने वालों के लिए ऐसा करने से उनकी साधना तकनीकों के बनने पर असर पड़ता। लेकिन जू वुआन के लिए जो एक दिव्य स्वभाव के साथ पैदा हुआ था और जिसमें बेजोड़ समझने की क्षमता थी, असर अभी भी था लेकिन ये काफ़ी सीमित था। ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक ऊंचे लेवल का आइसहार्ट फॉर्मूला बनाने पर ध्यान देना जारी रखने से पहले 3 मिनट तक ध्यान करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जू वयांग के इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के 3रे लेवल से मिली मेंटल मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट तकनीकों के सार को आइसहार्ट सीक्रेट आर्ट में मिलाने के बाद भी आइसहार्ट सीक्रेट आर्ट का 11वां लेवल अभी भी नहीं बना था। जू वयांग के पास जो आध्यात्मिक संसाधन थे वे पहले से ही काफ़ी नहीं थे। कुछ सोचने के बाद जू वान क्राउन प्रिंस पैलेस से निकला और रॉयल लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर चला गया।
यहाँ कई स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट और सीक्रेट आर्ट भी थे। हालांकि उनका लेवल थोड़ा कम था, लेकिन वे ज़्यादा थे। अगर वह और समझ लेता और सीख लेता तो जू वुवान के लिए एक ऊंचे लेवल की स्पिरिचुअल साधना टेक्निक बनाना बहुत काम का होता। इसलिए जू वुवान इसे ठीक से पढ़ने और समझने के लिए तैयार था, ताकि वह अपनी स्पिरिचुअल साधना टेक्निक को बेहतर बना सके और ज़्यादा फायदे पाने के लिए स्वर्ग की रुकावट के एक और लेवल को तोड़ सके। प्रेरणा आसमान के तारों की तरह थी, जो स्पिरिचुअल रात के आसमान में चमकते हुए खिल रहे थे। हर कम लेवल की मेंटल मार्शल आर्ट और मेंटल सीक्रेट टेक्निक जू वुवान के मेंटल रात के आसमान में कुछ चमकीले तारे जोड़ सकती थी, जिससे वह आइसहात सीक्रेट्स के 11वें लेवल के रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ सकती थी। हर आगे बढ़ते कदम का मतलब था कि जू वयांग आइसहात सीक्रेट्स का 11वां लेवल बनाने के थोड़ा और करीब था। रेत इकट्ठा करके एक टावर बनाया। उसने धीरे धीरे इसे ऐसे बनाया, समय बीतने दिया। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 20 घंटे, 20 घंटे। जब जू वुयान ने इंपीरियल लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर मेंटल मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक पर लगभग 1000 किताबें याद की और समझी, तो आईसी हॉट फॉर्मूला का 11वां लेवल अनजाने में सामने आ गया। इसके अलावा, क्योंकि इसे जू वुवान ने खुद बनाया था, यह एक ही बार में परफेक्शन रेलम तक पहुंच गया। जो स्पिरिचुअल धुंध 10 मीटर के रेडियस तक फैल गई थी, वह अचानक 22 मीटर के रेडियस तक फैल गई। कुछ बार सिकुड़ने और फैलने के बाद इसकी प्योरिटी भी लगभग 3 गुना बढ़ गई थी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि जू वुवान की मेंटल पावर पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत थी। ये बढ़ोतरी छोटी नहीं थी। जू वुवान ने अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके 116 मील के दायरे तक बढ़ चुके विशाल समुद्री सार क्रिस्टल को हिलाया, और यह बहुत आसान पाया। अगर कुछ भी अचानक नहीं हुआ, तो भले ही विशाल समुद्री सार क्रिस्टल 120 मील के दायरे की लिमिट तक पहुंच गया हो, जू वुवान की अभी की दिमागी ताकत उसे आसानी से गूंथकर कामयाबी से ची में बदल सकती थी। इस समय उसके निचले डेंटियन में विशाल समुद्री सार क्रिस्टल पहले से ही 120 मील की लिमिट से ज़्यादा दूर नहीं था। जू वुआन मुस्कुराया और इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन से निकल गया, एक नए स्टेज के आने का स्वागत करने की तैयारी में। जब तक विशाल समुद्री सार क्रिस्टल को दाओ बिगिनिंग ट्रू ची में बदला जा सकता था, जू वयांग की ताकत निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाएगी। उस समय भले ही वह एक ऑफिशियल अमर साधक का मुकाबला न करता हो, लेकिन वह ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए था। अमर साधक मार्शल आर्टिस्ट से भी ऊपर होते हैं, जो मार्शल आर्ट का सब्लिमेशन था। सिर्फ अमर साधना के दरवाजे में कदम रखने का मतलब था कि वे मार्शल आर्ट से पूरी तरह आगे निकल गए थे। उसके बाद जू वयांग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसने बस खाया, आराम किया, खूबसूरत औरतों के साथ सोया और हमेशा की तरह महल के हालात पर ध्यान दिया। एक दिन और एक रात के बाद उसका एसेंस, क्यूई और स्पिरिट पूरी तरह से ठीक हो गया था, और वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल भी 120 मील की लिमिट तक फैल गया था। चूंकि वह इस पॉइंट तक सुधर गया था, इसलिए उसके लिए हेवन असेंशन के दूसरे लेवल को तोड़ने का समय आ गया था। क्रिस्टल क्यूई में ऊपर उठ गया। लाइचुन और चूजिया बाहर पहरा दे रहे थे, जबकि जू वुआन सीक्रेट साधना रूम के बीच में पालथी मारकर बैठा था। उनके चारों ओर 2 टॉप नॉच फॉर्मेशन बनाए गए थे, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अगर दर्जनों बेमिसाल एक्सपर्ट भी अंदर घुसना चाहते तो भी कुछ घंटे लग जाते। इतना लंबा समय जू वयांग के लिए शांति से इससे निपटने के लिए काफ़ी था। क्यूई के लिए असेंशन क्रिस्टल बहुत खतरनाक और मुश्किल था, इसलिए जू वयांग ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। कोनेट एसेंस क्रिस्टल को गाढ़ा करने और उसे दाओ चू जेड बुक में दाओ चू ट्रू क्यूई में बदलने का तरीका उसके दिमाग में आया। जू वुआन ने निर्देशों का पालन किया और उसके निचले डेंटियन में मौजूद वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल धीरे धीरे घूमने लगा। ये इटर्नल सी एसेंस क्रिस्टल कोनेट एसेंस क्रिस्टल के छोटे कणों से बने थे, जो समुद्र के पानी जैसे थे, जिससे 120 मील के दायरे वाला एक विशाल समुद्र बन गया। जू वुआन ने इन वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत से कंट्रोल किया। वे दाओ चू जेड बुक में बताए गए तरीकों और तकनीकों के अनुसार घूमते रहे, धीरे धीरे एक बहुत बड़ा भंवर बनाते गए। 120 मील के दायरे में मौजूद वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल भंवर में तैरते और डूबते रहे। जू वयांग के कंट्रोल में वे इकट्ठा हुए और धीरे धीरे बीच की ओर सिकुड़ते गए। वास्ट सी के अंदरूनी एसेंस को वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल में दबाना पहले से ही बहुत खतरनाक था। वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल को दबाना और गाढ़ा करना तो दूर की बात है। खतरे का लेवल पहले से 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा था। जरा सी भी लापरवाही से ओरिजिन क्रिस्टल फट जाते और जू वयांग का पूरा शरीर पाउडर के ढेर में बदल जाता। मार्शल आर्ट्स के रास्ते में आने का दूसरा कदम पहले कदम से भी ज़्यादा खतरनाक और डरावना था। जू वुआन की सारी आत्मा पहले से ही उसमें डूबी हुई थी। उसने वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल से बने भंवर को घुमाने, गाढ़ा करने और दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे क्रिस्टल का 120 मील चौड़ा समुद्र छोटा और छोटा होता गया। 120 मील, 1.119 मील, 1.118 मील, 1.117 मील, 1.116 मील का दायरा।
जू वुवान ने ज्यादा जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उसने इसे थोड़ा थोड़ा करके दबाया और गाढ़ा किया, जिससे समय लगातार गुजरता रहे। हर छोटे दबाव के साथ जू वुवान को ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में 10,000 मीटर ऊंची स्टील की रस्सी पर आगे पीछे चल रहा हो। अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। जू वयांग लापरवाह कैसे हो सकता था? उसकी दिमागी ताकत पहले ही पूरी तरह से काम कर चुकी थी, जिससे विशाल वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल थोड़ा थोड़ा करके दबता और गाढ़ा होता जा रहा था। उसे जरा भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, क्योंकि जब तक जरा सा भी बदलाव होता जू वयांग का इंतजार मौत ही करती। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से नोटिफिकेशन अभी भी लगातार बज रहे थे। अच्छी बात यह थी कि बहुत कम बड़े ब्रेक थ्रू पॉइंट बचे थे। हिडन ड्रैगन ग्रास के परफेक्ट स्टेज के साथ वह चुपचाप उन्हें दबा सकता था, लेकिन अगर इससे पहले मिले ब्रेक थ्रू पॉइंट हिडन ड्रैगन वसाबी के दबाने की लिमिट से ज्यादा हो जाते तो जू वुवान खतरे में पड़ जाता। अच्छी बात यह थी कि जू वुवान ने इन कुछ दिनों में कुछ बड़ा नहीं किया था, इसलिए ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं थे। इस तरह वह वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल को कंडेंस और कंप्रेस करने पर भी ध्यान दे सकता था। समय बीतता गया। ब्रेक थ्रू पॉइंट की मदद से भी जू वयांग के माथे पर पसीना आ रहा था। बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट अजीब पावर के धागों में बदल गए। कुछ जू वयांग के निचले डेंटियन की रक्षा कर रहे थे, उसे तेजी से तेज होते एसेंस क्रिस्टल वोटेक्स से घायल होने से बचा रहे थे। कुछ उसकी मेंटल पावर को वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल को बेहतर ढंग से कंप्रेस और कंडेंस करने में मदद कर रहे थे। कुछ लगातार अपनी मेंटल पावर को फिर से भर रहे थे। ये व्यवस्थित और ठीक ठाक था। हालांकि यह बहुत खतरनाक और मुश्किल था, इसे लगातार कंप्रेस और अपग्रेड किया जा रहा था। 60 मील। इस समय वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल पहले ही 60 मील के दायरे में सिकुड़ चुका था। इसकी पावर पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई थी। जू वुवान ने पहले ही धुंधला सा नोटिस कर लिया था कि भंवर के सबसे गहरे हिस्से में कुछ विशाल समुद्री एसेंस क्रिस्टल में अचानक धुएं जैसी शक्ति के गुबार दिखाई दिए थे। वे एसेंस क्रिस्टल में जमा हो गए थे और अभी तक क्रिस्टल से बाहर नहीं निकले थे। जब एसेंस क्रिस्टल से धुआं निकला तो इसका मतलब था कि असली क्यूई की पहली किरण बदल गई थी। जू वुवान लगातार दबाता रहा, गाढ़ा करता रहा, गाढ़ा करता रहा। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि पुरानी दुनिया की ताकत भी इस्तेमाल कर ली थी। पहली बार जू वुवान को लगा कि समय इतनी तेजी से बीत रहा है। आखिर वह हर समय चाकू की नोक पर नाच रही थी। अगर वह सावधान नहीं रहती तो लंबा चाकू उसके दिल में घुस जाता। वह एहसास सच में बहुत दर्दनाक था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि पिछले 1000 सालों में नौजहां राष्ट्र में एक भी पुराना मार्शल आर्ट करने वाला ऐसा नहीं था जो मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने की आसमानी रुकावट को पार कर सके और कामयाबी से अमर साधक बन सके। पता चला कि एक नश्वर से अमर बनना बहुत मुश्किल था। ये जानना जरूरी था कि जू वुवान के पास एक बेदाग दाव फाउंडेशन था और उसे एक ब्रेक थ्रू पॉइंट की मदद मिली थी। अगर यह पहले से ही इतना मुश्किल था तो उन आम मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए। उनके पास कोई फायदा नहीं था तो उनके लिए इस हेवन पास को पार करना बेशक और भी मुश्किल होता। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार अमर सच्ची एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए बधाई। आपको 1 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जब उसके निचले डेंटियन में मौजूद वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल 30 मील के रेडियस में जमा हुआ तो भंवर की गहराई में लगभग ट्रांसपेरेंट ट्रू क्यूई का एक टुकड़ा दिखाई दिया। हालांकि यह सिर्फ एक टुकड़ा था, लेकिन इसमें एक भयानक एनर्जी थी जो किसी भी बेमिसाल एक्सपर्ट को आसानी से मार सकती थी। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। डाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई का पहला टुकड़ा दिखने के बाद डाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई का दूसरा टुकड़ा तेजी से उसके निचले डेंटियन में दिखाई दिया। उसके बाद तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा और पांचवां टुकड़ा। इटर्नल सी एसेंस क्रिस्टल जो लगभग 1 मील के घेरे में था, वह सिर्फ डाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के कुछ टुकड़ों में ही जमा और बदल सका। कोई सोच सकता है कि डाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के हर टुकड़े में कितनी कमाल की एनर्जी थी। नौमहान चक्र मेरिडियन में वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल पहले से ही थे। उसके निचले डेंटियन में इकट्ठा होकर 30 मील के रेडियस वाला यह एसेंस क्रिस्टल वर्लपूल बना। जू वुवान के कंट्रोल में एसेंस क्रिस्टल वोटेक्स गाढ़ा और बदलता रहा। प्रिमोडियल डाओ ट्रू क्यूई की बूंदें लगातार वोटेक्स की गहराई से निकल रही थीं। जू वुवान जो प्रेशर झेल रही थी वह भी धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि प्रिमोडियल डाओ ट्रू क्यूई बढ़ रहा था। उसके माथे का पसीना धीरे धीरे गायब हो गया और उसके शरीर का दर्द भी धीरे धीरे कम हो गया। क्रिस्टल्स का 30 मील लंबा वर्लपूल सिकुड़ता रहा। 30 मील, 19 मील, 28 मील, 25 मील का रेडियस, 20 मील का रेडियस। हर बार जब ये सिकुड़ता तो जू वुवान के शरीर में प्रिमोडियल डाओ ट्रू क्यूई थोड़ी बढ़ जाती। इस समय जू वुवान के शरीर में प्रिमोडियल डाओ ट्रू क्यूई की संख्या पहले ही 100 तक पहुंच चुकी थी। विस्प्स। अगर जू वानहाओ का अंदाजा सही था तो जब सभी वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स को कंडेंस और ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो जू वानहाओ को डाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के कम से कम 300 विस्प्स मिल जाएंगे। 306 विस्प्स।
यह जू वयांग के निचले डेंटियन में दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई की मात्रा थी, जब सभी वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल को गाढ़ा और बदला गया था। यह जू वयांग के अंदाजे से 6 गुच्छे ज्यादा था। 120 मील के रेडियस वाला इटर्नल सी एसेंस क्रिस्टल आखिरकार दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के 306 गुच्छों में बदल गया। जब इसे एक साथ इकट्ठा किया गया तो यह सिर्फ 1 मीटर के रेडियस का था, जो 1000 गुना छोटा था। वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल के इस पॉइंट तक बदलने के बाद इसकी पावर 10 गुना या 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। अगर असली वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल कॉटन था तो इस समय दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई लकड़ी थी। आम लोग अपनी मर्जी से कॉटन फाड़ सकते थे, लेकिन वे लकड़ी को किसी भी कीमत पर नहीं फाड़ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की पावर हजारों गुना कम हो गई थी, लेकिन जू वुवान की ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई थी। अपने सामने मेटल के खंभे को देखकर जू वुवान ने दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई की एक पतली सी चीज उठाई। बिना किसी मार्शल आर्ट की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किए उसने हल्के से अपनी हथेली मेटल के खंभे पर रखी। तुरंत जू वुवान की हथेली से आयरन पिल लोहे की मिट्टी में बदल गए, जैसे टोफू। इसकी पावर उस 9 ड्रैगन फिस्ट के बराबर थी जिसे जू वुवान ने पूरी ताकत से इस्तेमाल किया था। अगर वह 9 ड्रैगन फिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए अपनी प्रिमोडियल दाओ जेनुइन क्यूई का इस्तेमाल करता तो जू वुवान का मानना था कि कोई भी पुराना मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर इसका सामना नहीं कर पाएगा। भले ही उसका सामना किसी आम अमर साधक से हो, जू वुवान को भरोसा था कि वह उसे मार सकता है। ट्रू क्यूई की पावर सच में डरावनी थी। प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को बदलने के प्रोसेस में जू वुवान के निचले डेंटियन, 9 मुख्य चक्र मेरिडियन और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी गहरे लेवल पर तड़का और पीटा गया। कुछ ही घंटों में जू वुयान के निचले डेंटियन और 9 मुख्य चक्र मेरिडियन में लगभग 3 गुना सुधार हुआ था। ये सुधार हर तरफ से था, चाहे वह कठोरता हो या लचीलापन। स्किन, मसल्स, हड्डियां, अंदरूनी अंग, बोन मैरो, ये भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई जू वुवान के शरीर को लगातार कठोर और लचीला बनाता रहा। कोनेट ओरिजिन क्रिस्टल की शक्ति की तुलना में सेलेस्टियल ट्रू क्यूई की शक्ति साफ तौर पर 10 गुना से ज्यादा मजबूत थी। हालांकि जू वुवान को धीरे धीरे ये भी एहसास हुआ कि क्योंकि इमोर्टल ट्रू क्यूई कोनेट ओरिजिन क्रिस्टल से कहीं बेहतर थी, इसलिए दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई को एक्टिवेट करने के लिए मॉर्टल दुनिया की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते समय हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था और शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। अगर कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता तो शायद वे इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जू वुयांग की समझ के हिसाब से उसे अपनी सीखी हुई मार्शल आर्ट्स को एडजस्ट करने और उन्हें प्रिमोडियल दाओ जेनुइन क्यूई के साथ फिट करने के लिए बस कुछ समय देना था, ताकि वे अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखा सकें। जू वुयांग ने अपनी प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को स्टेबल करने के बाद उन सीक्रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक को एडजस्ट करना शुरू किया जिनमें उसने महारत हासिल की थी। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार मिथिकल लेवल सीक्रेट टेक्निक हिडन ड्रैगन मस्टर्ड को एडजस्ट करने के लिए बधाई। आपको 300 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार मिथिकल मार्शल आर्ट स्काईलाइन मून ब्लेड टेक्निक को एडजस्ट करने के लिए बधाई। आपको 500 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार मिथिकल लेवल आइस हॉट आर्ट को एडजस्ट करने के लिए बधाई। आपको 700 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। शायद इसलिए कि वह ज्यादा ताकतवर था और उसका रुतबा ज्यादा था, या शायद इसलिए कि जू वुवान के काम सच में बहुत खास थे और उनका बहुत बड़ा असर था, इसलिए मार्शल आर्ट की सीक्रेट टेक्निक का हर बदलाव जू वुवान को एक बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट दिला सकता था। भले ही इसका सिर्फ 50% जू वुवान की ताकत में डाला गया हो, फिर भी इसने जू वुवान की ताकत को लगातार बढ़ने दिया। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इन लहरों की मदद से प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई, जो शुरू में लगभग 1 मीटर रेडियस का था, तेजी से बढ़कर 1.5 मीटर हो गया। 1 से 2 अरब ब्रेक थ्रू पॉइंट्स ने प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को सिर्फ आधा मीटर तक फैलने दिया था। कोई सोच सकता है कि प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को गाढ़ा करना कितना मुश्किल रहा होगा। बीच के डेंटियन में गंदगी को साफ करने और बीच के डेंटियन को कामयाबी से खोलने के लिए प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को कम से कम 9 मीटर के रेडियस तक पहुंचना था। इसलिए जू वुयांग को इसे जमा करने में अभी भी बहुत समय लगेगा। राइजिंग क्रिस्टल 2 क्यूई से पहले जू वुवान को लगा कि ब्रेक थ्रू पॉइंट बहुत जल्दी आ गया, जिससे वह बुरी हालत में आ गया। अब जब राइजिंग क्रिस्टल 2 क्यूई पास हो गया था, जू वुवान को अचानक लगा कि ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाने की स्पीड अभी भी थोड़ी धीमी है। उसे अब से और मेहनत करनी होगी। नमकीन मछली की बात करें तो वह क्या थी? वह भविष्य में नमकीन मछली नहीं बनेगा। जू वुवान ने अपनी सभी मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स को इम्प्रूव मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स में एडजस्ट और ट्रांसफॉर्म किया और उन्हें ऐसे मास्टर किया जैसे वे उसके हथियार हों। तो उसने अपना अधूरा काम फिर से शुरू किया। बदला, नफरत को मिटाना, होस्ट को दिलासा देना। नतीजतन शाही महल में राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें एक बार फिर मुश्किल में पड़ गईं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कंसोर्ट युआन की मार्शल आर्ट्स को कमजोर कर दिया। आपको 300 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं।
होस्ट को बधाई, जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार 64वीं राजकुमारी जू हयू का चेहरा बिगाड़ दिया। तुम्हें 500 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ओरिजिनल मालिक बहुत दुखी और बेचारे तरीके से चला गया था। जिसे ओरिजिनल मालिक से सब कुछ विरासत में मिला था, वह जू वयांग ओरिजिनल मालिक से बदला कैसे नहीं ले सकती थी। नहीं तो वह सुअर या कुत्ते से भी बदतर होती। सच कहूं तो भले ही ऐसा करने से जू वयान को कोई ब्रेक थ्रू न मिले, जू वयान फिर भी होस्ट को इन दुश्मनों से निपटने में मदद करेगी। ज्यादा से ज्यादा वह एक बार मामला सुलझा लेगा और उन्हें इतना परेशान नहीं करेगा। एक मॉडर्न इंसान के तौर पर जो ट्रांसमाइग्रेट करके इस दुनिया में चुपके से आया था, जू वयांग ने कहा कि वह इसकी भरपाई करेगा। वह कई ट्रांसमाइग्रेटर की तरह नहीं होगा, जो ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद अपनी पैंट ऊपर खींचने के बाद भी अपनी गलतियां नहीं मानते। जू वयांग अपनी गलतियां मान लेगी। इस बार जू वुवान को पहले की तरह डरपोक होने की जरूरत नहीं थी। हर बार जब वह कुछ दुश्मनों से बदला लेता था तो उसे जबरदस्ती डाले गए ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वापस भागना पड़ता था। उसे इस बात की भी चिंता थी कि वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स बहुत तेजी से फैलेंगे और इन्हें ट्रेल की लिमिट तक पहुंचने के बाद ब्रेक थ्रू पॉइंट्स बर्बाद कर देंगे। प्रिमोडियल डाउट थ्रू क्यूई को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की जरूरत थी। जू वुवान को डर था कि उसे काफी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसे कैसे लग सकता था कि ब्रेक थ्रू पॉइंट्स बहुत कम हैं। इस समय जू वयान के पास पहले से ही अजेय ताकत थी। मैड एम्परर जू जेनवू का तो कहना ही क्या, भले ही महल के सभी इनबोर्न एक्सपर्ट्स जू वयान को घेर लें, जू वयान आसानी से भाग सकता था और इसके बजाय सबको मार भी सकता था। जू वयांग को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि मैड एम्परर जू जेनवू अगर बहुत तेजी से सुधर गया तो उसे अपनी असली ताकत का पता चल जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। जू वयांग, जिसने अपने कॉर्नेट प्रिमोडियल क्रिस्टल को इमोर्टल क्यूई में बदल दिया था, वह पहले से ही मौत की दुनिया में अजेय था। जब तक वह एक सच्चा इमोर्टल कल्टीवेटर न हो, जू वयांग किसी से नहीं डरता था। सिर्फ एक रात में जू वयांग ने 1 दर्जन से ज्यादा दुश्मनों से बदला लिया और 5 से 6 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाए, जिससे प्रिमोडियल डाउट थ्रू क्यूई से बना कोहरा 2.5 मीटर के दायरे तक फैल गया। अगले दिन जाहिर है पूरे महल में अफरा तफरी मची हुई थी। कई राजकुमार और राजकुमारियां, साथ ही रखेलें, पागल सम्राट जू जेनवू के पास शिकायत करने गईं। इससे पागल सम्राट जू जेनवू के सिर में दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा शैतान इतना पागल है कि महल के बड़े लोगों को इस तरह धमका रहा है। दर्जनों शाही गार्ड स्वर्गीय पवित्रता के महल में इकट्ठा हुए और पागल सम्राट जू जेनवू को रिपोर्ट करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। महाराज, चोर बहुत ताकतवर है और उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है। मैंने 6 फैन स्कूल के नंबर 1 कांस्टेबल को पहले ही भेज दिया है, लेकिन हमें अभी भी कुछ नहीं मिला। मेरे अंदाजे के हिसाब से चोर की ताकत शायद, मुझे डर है कि वह पहले ही इन्नेट इन्विंसिबल रेल्म तक पहुंच चुका है और उसने एक बहुत ताकतवर छिपने की टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। उसकी व्यू रचना की साधना भी काफ़ी चौंकाने वाली है, इसीलिए वह बिना किसी को पता चले ये गलत काम कर सकता है। चोर सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाता है, मारता नहीं है। उसका बर्ताव काफ़ी अजीब है, जैसे वह जानबूझकर शाही परिवार को भड़का रहा हो। इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि चोर जियांगू का एक्सपर्ट होना चाहिए। जब तक हम जियांगू के टॉप 10 एक्सपर्ट्स की ध्यान से जांच करते हैं, हमें कुछ सुराग मिल जाने चाहिए। मुझे माफ़ करना महाराज, लेकिन मैं मन ही मन मानता हूं कि चोर शाही परिवार का एक्सपर्ट होना चाहिए और उसके कई दुश्मन होंगे, इसलिए वह इंपीरियल फैमिली से बदला लेने के लिए ऐसा कुछ करेगा। इंपीरियल गार्ड्स के ग्रुप की बातें सुनकर पागल सम्राट जू जेनवू के माथे पर बल पड़ गए। इन लोगों ने जो कहा वह सिर्फ अंदाज़ा था और उन सबके अलग अलग इशारे थे। उसे भी नहीं पता था कि किस पर यकीन करे। इसलिए कुछ सोचने के बाद पागल सम्राट जू जेनवू ने दोनों काम करने का फैसला किया। एक तरफ वह 6 फैन स्कूल को मार्शल दुनिया के मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की जांच करने देगा ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा मार्शल आर्ट्स मास्टर सबसे ज्यादा शक करने वाला है। दूसरी तरफ वह इंपीरियल गार्ड्स को रॉयल फैमिली के शक करने वाले लोगों की जांच करने देगा। उस रात जू वयान ने 30 से ज्यादा राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों से बदला लिया। उनमें से हर एक ने जू वयान को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिए। हालांकि जू वयान को इस बात से निराशा हुई कि 2 रातों की कड़ी मेहनत के बाद असली मालिक और जू वयान को परेशान करने वाले सभी लोगों से जू वयान निपट गया था। दूसरे शब्दों में, बदला लेने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए ज्यादा मात्रा में ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जू वयान के शरीर में प्राइमोडियल डाउट थ्रू क्यूई सिर्फ 3 मीटर के रेडियस तक ही फैला था। 9 मीटर के रेडियस तक पहुंचने में अभी भी बहुत समय था। ऐसे में वह ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कैसे कमाए? जू वयान ने भौहें चढ़ाईं और एक पल सोचा। जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसने पहले ही बदला ले लिया था, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था कि वह दूसरी या तीसरी बार बदला नहीं ले सकता था। अगली 2 बार हल्का हो सकता था, लेकिन कम नहीं हो सकता था।
इसके अलावा भले ही वे राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें हों जिन्हें असली मालिक और जू वुआंग से कोई शिकायत नहीं थी, हालांकि जू वुआंग अपनी अंतरात्मा और नैतिकता के कारण उनसे बदला नहीं लेगा, फिर भी वह उन्हें छेड़ सकता था और उनके साथ खेल सकता था। ऐसा करने से गहरी छाप छोड़ना और काफ़ी असर डालना आसान हो जाता, जिससे जू वुआंग को और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल जाते। हालांकि यह थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मार्शल आर्ट्स के साथ जल्द से जल्द रास्ते पर आने के लिए जू वुआंग के पास कुछ अलग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा जू वुआंग पागल सम्राट जू जेनवू की समस्या को हल कर देगा और उसे महल में राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों को चोट पहुंचाने से रोकेगा। इसे इन लोगों को जू वुआंग का मुआवजा भी माना जा सकता है। कुछ सोचने के बाद जू वुआंग ने काम करना शुरू कर दिया। होस्ट को 89वें राजकुमार जू लिबो के मेरिडियन को जिंदगी में पहली बार खत्म करने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को 94वें राजकुमार जू जिशान को जिंदगी में पहली बार बधिया करने के लिए बधाई। आपको 30 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने प्रिंस 122 के स्पिरिट सी को उसकी जिंदगी में पहली बार डिस्टर्ब किया। आपको 50 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ये लोग जिन्होंने ओरिजिनल ओनर और जू वुआंग को चोट पहुंचाई थी, उन्हें भी अनलकी माना गया। एक बार बदला लेने के बाद उन्होंने बदले की दूसरी लहर का स्वागत किया। जल्द ही बदले की तीसरी लहर आएगी। अगर उन्हें मामले की सच्चाई पता चलती तो शायद वे पछतावे में खून की उल्टी करते। इन दुश्मनों की मदद से जू वुआंग ने कुछ ही घंटों में लगभग 5 बिलियन कमाए। फिर जू वुआंग ने उन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों पर अपनी नज़रें गड़ा दी जिन्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार जू लिंगलिंग का सिर मुंडवाया। आपको 100 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। मैड एम्परर जू जेनवू की पसंदीदा रखेल बाई रुयू को जिंदगी में पहली बार बिस्तर के नीचे ठूंसने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 300 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को महारानी झाओ फानगहुआ के चेहरे पर पहाड़ पर चढ़ते कछुए की ड्राइंग बनाने के लिए बधाई। आपको 600 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। इन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों के लिए जिन्हें असली मालिक और जू वुआंग से कोई शिकायत नहीं थी, जू वुआंग ज़्यादा दूर नहीं गईं। ज़्यादा से ज़्यादा वह बस कुछ प्रैंक करती थीं। हालांकि यह सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन इससे जू वुआंग को बहुत सारे ब्रेक थ्रू मिले, उन दुश्मनों से बदला लेने से भी बेहतर। जब सुबह होने वाली थी तो जू वुआंग ने इन मज़ेदार शरारतों से करीब 8 अरब ब्रेक थ्रू पॉइंट कमा लिए थे। इससे जू वुआंग को थोड़ी गर्मी महसूस हुई। वह जल्दी से कल्टीवेशन चैम्बर में लौटी ताकि उन अरबों ब्रेक थ्रू पॉइंट को सोख सके जो उसने ज़बरदस्ती प्राइमोडियल डाउ ट्रू क्यूई की मात्रा बढ़ाने के लिए डाले थे। सच कहूं तो जू वुआंग को भी उम्मीद नहीं थी कि इन बेकार शरारतों से इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल सकते हैं। हालांकि जब उसने स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के नियमों के बारे में सोचा तो जू वुआंग को लगा कि यह बहुत नॉर्मल है। उसे एबनॉर्मल सिस्टम पाने के लिए किसने कहा? उस मामले में वह नॉर्मल ब्रेक थ्रू पॉइंट पाने के लिए सिर्फ एबनॉर्मल तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था। बस बात यह थी कि जब जू वुआंग इन राजकुमारियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था तो वह एक बात भूल गया, और वह ये थी कि ये लोग साफ तौर पर वही थे। वे सौतेली बहनें थीं।